सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू एंड्रॉयड स्टडी जैम्स। सो अभी आप लोग काफ़ी 4 to 5 डेज से यही सुन रहे होंगे कि एंड्रॉयड स्टडी जैम्स क्या है, ये चीज़ें क्या हैं। तो बेसिकली एंड्रॉयड स्टडी जैम्स एक कम्युनिटी ग्रुप होता है जहाँ पे जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट होते हैं वो हैंड्स ऑन लर्निंग कर रहे होते हैं फॉर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। और यहाँ पे आपको सभी रिसोर्सेज दिए जाते हैं, सभी रिसोर्सेज शेयर किए जाते हैं जो कि एक सीरीज वाइज होती है। और उसमें 6 जो हम लोग आपको रिसोर्सेज शेयर करेंगे वहां पर आपकी 6 यूनिट्स रहेंगी, जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप हम लोग गाइड करेंगे कि कैसे आपको सभी यूनिट्स आपको कंप्लीट करनी है। और जो ये यूनिट्स है, जो भी यूनिट डिजाइन किया गया है, इसमें आपको ऐसा नहीं कि आपको पहले से एंड्रॉयड में प्रायर नॉलेज रहनी चाहिए। तो अगर आप एकदम आपको पहले से कोई एंड्रॉयड से रिलेटेड, तो भी आप इस एंड्रॉयड स्टडी जैम में पार्टिसिपेट करके सीख सकते हैं। अगर से आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज है तो आप और भी बेटर तरीके से सीख सकते हैं। देन हु वुड लाइक टू शेयर अबाउट एंड्रॉयड डेवलपमेंट। एंड्रॉयड डेवलपमेंट की डेफिनेशन है, पता है, टाइप करें जो भी आपको आता हो। ऐसा नहीं कि आपको कोई प्रोफेशनल उसकी डेफिनेशन आती हो तो आप वही टाइप करिए, जो भी आपको डेफिनेशन पता हो सिंपली टाइप करिए। एनीवन? ओके, अभी कोई नहीं टाइप। Your voice is not audible, can you please repeat it? हर्ष, हर्ष, हेलो, या आई एम ऑडिबल? आपके इंटरनेट में कुछ इशू हो। ओके, हम तो व्हाट इज एंड्रॉयड? एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि हम लोग पीसी में विंडोज यूज करते हैं, लिनक्स यूज करते हैं, वैसे ही मोबाइल फोन्स और टैबलेट के लिए आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि लिनक्स कर्नल बेस्ड होता है और ये ओपन सोर्स है और इसे गूगल के थ्रू डेवलप किया गया है। ये जो एंड्रॉयड है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप याद करिए। एंड्रॉयड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वैसे एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मोबाइल फोन्स के लिए है। और ये लिनक्स कर्नल बेस्ड होता है और ये गूगल के थ्रू डेवलप किया गया है। ये जो 4 पॉइंट हैं यही आपको याद, जो मेन होता है एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम ऐप डेवलप करते हैं। और वो ऐप कैसे डेवलप करते हैं वो सभी चीजें आपको जाएंगे। इकोसिस्टम इंडस्ट्री ट्रेंड, तो जैसा कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा था और मे भी अभी कोरोना आ भी रहा है, तो अभी कोविड-19 का जो इम्पैक्ट पड़ा था मोबाइल इंडस्ट्री पे बहुत ही ज्यादा पड़ा था। जैसे कि सभी चीजें डिजिटली हो गई थी। जब मार्केट में जाते थे कोई भी सामान बाय करने तो अपने फोन से हम लोग पेमेंट कर देते थे और चले जाते थे। हम लोग कैश वहां पे यूज नहीं करते थे। और क्या हम लोग जब मार्केट जाते थे क्या अपना हम लैपटॉप लेकर जाते थे? नहीं ना, लैपटॉप तो नहीं लेकर, अपना फोन जाते थे और बहुत ही इजीली पेमेंट करते थे और चले जाते थे। तो ये जो हुआ जब कोविड-19 का जब इम्पैक्ट पड़ा तो मोबाइल इंडस्ट्री हुई। तो अभी 2021 लास्ट का अगर डेटा का एनालिसिस किया जाए तो अपने इंडिया में 760 मिलियन। तो अगर इतने स्मार्टफोन यूजर्स हैं तो इन सभी स्मार्टफोन यूजर्स के अंदर इनके फोन में मोबाइल एप्लीकेशन तो होगा ही। तो यूज मोबाइल एप्लीकेशन में एंड्रॉयड एप्लीकेशन तो जरूरी है किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो आप इससे सोच सकते हैं कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट की इंडस्ट्री है ये कितनी तेजी से ग्रो हो रही है। देन बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। तो मैंने वही कोविड-19 का एग्जांपल लिया। तो हम लोग अपने स्मार्टफोन को यूज करते हैं एप्लीकेशन जैसे गूगल पे का यूज करते हैं किसी पेमेंट,
तो सिंपली अपना फोन हम लोग यूज करते हैं और क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और पैसे सेंड कर देते हैं। होता है वो सिंपली अपने फोन में और उस आपको इतने पैसे रिसीव हुए। तो ये जो क्या होता है, ये एक एप्लीकेशन के थ्रू ही तो कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर हम एप्लीकेशन को यहाँ पे हटा देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हैं, तो आप डायरेक्ट कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते किसी उससे। कम्युनिकेट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत होती है। और एंड्रॉयड और यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे वेबसाइट और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में थोड़ी डिफरेंस, कि मोबाइल एप्लीकेशन उन्हीं टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया जाता है, डेवलप किया जाता है, जो टास्क यूजर पर डे फ्रीक्वेंटली बार बार यूज करता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम का, अगर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का हम इसको यूज करते हैं, नहीं यूज करते हैं। हम व्हाट्सएप को दिन में बहुत बार ओपन करते हैं, इंस्टाग्राम को दिन में बहुत बार ओपन करते हैं, यहाँ तक कि गूगल पे को हम बहुत बार यूज करते हैं। अगर इन सभी अगर वेब वर्जन होता तो ये सब चीजें हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो मोबाइल एप्लीकेशन उन्हीं से रिलेटेड हम लोग एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं जो यूजर टास्क को परफॉर्म करता है। तो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू हम बहुत सारे यूजर्स तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसे कि वो क्या प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही थी अपने रियल वर्ल्ड में कि हम लोग अगर फूड ऑर्डर करना होता तो मार्केट तक जाना पड़ता था, देन हमें वो वहां से। तो जोमेटो ने क्या किया, एक मोबाइल एप्लीकेशन बना दिया, इसलिए बनाया कि हर इंसान के पास फोन होता है और फोन हमेशा ही उसके पास होता है। तो उसने उस प्रॉब्लम को मोबाइल एप्लीकेशन फिजिबल समझा। देन अब बात करते हैं एंड्रॉइड इज तो अभी 2 बिलियन एक्टिव एंड्रॉइड डिवाइस यूजर्स हैं पूरे वर्ल्ड में। और अभी लास्ट मंथली यूजर्स की अगर बात करें, जैसे गूगल स्टोर की, कि अभी लास्ट मंथ में 2+ बिलियन है गूगल प्ले स्टोर पे, जहां से वो मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, यानी कि और 116+ बिलियन डाउनलोड्स ओवर द लास्ट 12 मंथ। तो 12 मंथ का अगर डेटा देखा जाए तो 16+ बिलियन एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड किया गया है गूगल प्ले स्टोर से। तो अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इतने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, यूजर्स को नीड है एप्लीकेशन की, तो एंड्रॉइड डेवलपर भी एप्लीकेशन बनाने के लिए। अब गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन कौन पब्लिश करता है? हम और आप जैसे डेवलपर ही एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीखते हैं और प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन को लिस्ट करते हैं और पब्लिश करते हैं। देन उसके बाद यूजर अपने अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग जो भी उसे नीड होती है उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है और यूज करता है। देन हमने बात किया था कोटलिन का। आप सभी लोग एंड्रॉइड स्टडीज में कि हम लोग कोटलिन के थ्रू, तो कोटलिन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, C++ है, पाइथन है। वैसे कोटलिन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एक एक्सप्रेसिव एंड स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, जो कि स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज के बारे में भी आगे आपको बताया जाएगा डिटेल्स में। और जो कोटलिन लैंग्वेज से एंड्रॉइड डेवलपमेंट एंड सर्वर डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। आप ये ना सोचिएगा कि इसे बस एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए यूज, देख सकते जहां जहां पे जावा की यूज की जाती है लैंग्वेज की, वहीं पर कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी, स्प्रिंग बूट का आप लोग नाम, वहां पर भी कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके रेस्ट एपीआई वगैरह बहुत सारी चीजों को डेवलप कर सकते हैं। तो जो कोटलिन थी 2010 में जेटब्रिंस के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था, और जो इसके बिहाइंड टीम थी वो इंटेलिजे की टीम थी। आप लोग इसकी आईडीई भी यूज करते होंगे, जहां पे कोटलिन और जावा की जो लोग प्रैक्टिस करते होंगे वो इंटेलिजे की आईडीई को यूज करते होंगे। और जो हमारी एंड्रॉइड स्टूडियो को आईडीई है वो भी इसे डेवलप किया गया है। और जो कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये फ्री है और इसे 5.8 यूज कर रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड। देन अब एग्जांपल लेते हैं हम कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। जब एंड्रॉइड ने जब गूगल ने इसे ऑफिशियल इंट्रोड्यूस कर दिया कि अब कोटलिन यूज करके एप्लीकेशन बनेगी, अब जावा को यूज नहीं किया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि जावा को यूज करके आप एप्लीकेशन को बना नहीं सकते, एप्लीकेशन को बना तो सकते हैं, लेकिन जो लिमिटेशंस कुछ थी जावा की वो कोटलिन में सॉल्व कर दी गई। जब कोटलिन को ऑफिशियल, तो फ्लिपकार्ट ने क्या किया, उसके जो डेवलपर थे सभी जावा के कोड को स्विच कर गए कोटलिन पे। तो जब कोटलिन को उन्होंने स्विच किया तो जो उनके लाइंस ऑफ कोड थे 30% लेस कोड हो गए उनके, 30% उनके जो कोड थे हो गए। और जब कोड इतने कम हो जाते हैं तो जाहिर सी हमारा टाइम भी बहुत कम लगता है कोड टाइप करने में। ये एक ऑफिशियल न्यूज थी जो फ्लिपकार्ट के डेवलपर ने पब्लिश करी थी
कि कोटलिन लैंग्वेज को यूज करने के बाद उनका बहुत ही कम लगते हैं। और अभी हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कि मतलब अगर वही कोड हम ना जावा में अगर टाइप करते हैं 10 लाइन की, और वही कोड कोटलिन में जब टाइप करेंगे तो 5 to 6 लाइन में आप टाइप कर सकते हैं। देन अब बात करते हैं, कोटलिन ने तो इसे ऑफिशियली इंट्रोड्यूस कर दिया, गूगल ने कोटलिन को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस तो कर दिया, क्या उसने भी कोई एप्लीकेशन पब्लिश करी है कोटलिन लैंग्वेज को यूज करके? तो जैसे हम लोग गूगल ड्राइव यूज करते हैं, गूगल मैप यूज करते हैं, गूगल प्ले स्टोर, गूगल ट्रांसलेट, ऐसे और भी बहुत सारी 60+ एप्लीकेशन है गूगल्स की, जहां पे गूगल कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करता है फॉर बिल्डिंग फॉर डेवलपिंग एंड्रॉयड एप्लीकेशन। देन ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पार्ट को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से और समझिएगा। नेटिव एंड हाइब्रिड या फिर कहें क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन हम समझेंगे, और नेटिव एप्लीकेशन को हम लोग एक साइड समझेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे थ्योरेटिकल चीजें क्यों बताई जा रही हैं, तो थ्योरेटिकल चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर मान के चलिए आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट आ गई और आपसे कोई आता है कि कहता है कि मुझे एक ऐप डेवलप करानी है और डेवलप करके दे दो, तो आपको जब पता ही नहीं होगा कि नेट डेवलप क्या करेंगे उसके लिए, तो वो चीजें पहले हम यहाँ पे क्या होती है और हाइब्रिड एप्लीकेशन क्या होती है। नेटिव एप्लीकेशन और हाइब्रिड एप्लीकेशन के डिफरेंस की, तो जो नेटिव एप्लीकेशन होते हैं, इस टाइप के एप्लीकेशन को बनाने के लिए हम किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कोड टाइप करते हैं। जैसे कि अगर हमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एप्लीकेशन बनानी है, तो वहां पे हम कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करेंगे और एंड्रॉयड बिल्ड करेंगे। और अगर यूएस के लिए एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो वहां पे हम स्विफ्ट लैंग्वेज या ऑब्जेक्टिव सी का यूज फॉर iOS एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम को टारगेट करते हैं एप्लीकेशन बनाने के लिए। हम जो कोड करेंगे उस कोड से जो भी एप्लीकेशन बनेगी वो एक ही प्लेटफॉर्म पे रन होगी, वो आपकी iOS पे रन नहीं होगी। और जो iOS के लिए आप एप्लीकेशन बनाएंगे ओनली iOS पे रन होगी। अब वहीं पर बात करें हाइब्रिड एप्लीकेशन की या फिर क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन की, तो यहाँ पर आप एक बार कोडिंग करेंगे, यानी कि कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो वो जो एप्लीकेशन आपकी डेवलप पे रन होगी, यानी एक बार कोड करने के बाद जो एप्लीकेशन डेवलप होगी वो 2 प्लेटफॉर्म पे रन होगी। वही एप्लीकेशन एंड्रॉयड पे भी रन होगी, वही एप्लीकेशन iOS पे भी रन होगी। तो हाइब्रिड या क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सुने होंगे उससे हम डेवलप करते हैं, और फ्लटर का नाम सुने होंगे जो कि फ्रेमवर्क है डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके हम उससे डेवलप करते हैं। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म हाइब्रिड एप्लीकेशन इन टूल से बनता है, और नेटिव एप्लीकेशन हम अगर एंड्रॉयड के लिए बना रहे हैं तो वहाँ पे कोटलिन यूज करते हैं, और iOS के लिए अगर डेवलप कर रहे हैं तो वहां पे स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो वहां पे और ऑब्जेक्टिव सी का यूज करते हैं। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि यार एक बार मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ऐप बना सकता हूं, तो तो मैं नेटिव ऐप डेवलपमेंट क्यों करूं, क्या फायदा है मुझे एक मतलब अलग अलग कोड करने का, कि मैं एक बार एंड्रॉयड के लिए कोड करूं, फिर मुझे iOS के लिए बनानी है तो फिर मैं iOS के लिए कोड करूं। तो मैं इसमें कुछ जो माइनर डिफरेंस हैं क्लियर कर देता हूं। तो जो नेटिव एप्लीकेशन होती है, ये प्रूवन है कि ये हाइब्रिड एप्लीकेशन क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन से होती है। यस सॉरी, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन और हाइब्रिड एप्लीकेशन से फास्ट हो। एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो जो एप्लीकेशन की साइज होती है, अगर वही एप्लीकेशन हम फ्लटर को यूज करके बनाते हैं तो आपकी एक नॉर्मल सी एप्लीकेशन 4 to 5 MB की होगी, और नेटिव एप्लीकेशन में वही एप्लीकेशन आपकी 1 to 2 MB की होगी। डिफरेंसेस आपको एप्लीकेशन के साइज में देखने के लिए मिलते हैं। देन इसके बाद अगर कोई एप्लीकेशन आप डेवलप करते हैं जो AR VR से रिलेटेड हो, यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी इन टेक्नोलॉजी से अगर रिलेटेड एप्लीकेशन हो, जो हार्डवेयर लेवल से कम्युनिकेट करती हो एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन हम हमेशा नेटिव एप्लीकेशन ही बनाते हैं। अगर उसे क्रॉस प्लेटफॉर्म पॉसिबल है फ्लटर से बनाना, लेकिन वो एप्लीकेशन उतने अच्छे से हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं करती है
जितने अच्छे से नेटिव एप्लीकेशन कर एप्लीकेशन एज कंपेयर टू क्रॉस प्लेटफॉर्म। अब बाकी जो होती है कि डेवलपमेंट कॉस्ट होती है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही होता है। अब जो होते हैं बहुत सारे स्टार्टअप्स, न्यू स्टार्टअप्स होते हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि उनकी जो डेवलपमेंट कॉस्ट हो वो बहुत ही कम हो, तो वो क्या कहते हैं किसी ऐसे डेवलपर को हायर करते हैं जिसे फ्लटर की नॉलेज हो या फिर रिएक्ट नेटिव की नॉलेज हो, तो उससे वो एक बार कोड करा ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक बार कोड करा के एप्लीकेशन डेवलप करा लेते हैं। लेकिन वही परफॉर्मेंस चाहिए होता है, जिनके नंबर ऑफ यूजर्स थाउजेंड्स या होते हैं, तो हमेशा नेटिव एप्लीकेशन ही डेवलप करती है, इससे यूजर परफॉर्मेंस बहुत ही बेटर मिलता है। तो इन द लास्ट में मैं कंक्लूड कर देता हूं कि नेटिव एप्लीकेशन क्या होती है, हाइब्रिड एप्लीकेशन। तो नेटिव एप्लीकेशन वो होता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एप्लीकेशन बनाने के लिए हम कोड करते हैं, और वो एप्लीकेशन किसी एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होगी। अगर हम एंड्रॉयड के लिए डिजाइन कोड किए हैं तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन, या फिर iOS पे किए हैं तो iOS पे रन होगी। और हाइब्रिड में अगर एक बार कोड करते हैं आप तो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो। देन अब बात करते हैं, क्योंकि हम लोग का मेन फोकस है नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, जो कि कोटिन को यूज करके करेंगे। तो नेटिव एप्लीकेशन होती है हम लोग को सीख। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एंड्रॉइड स्टूडियो IDE की जरूरत होती है। और IDE के अगर बात किया जाए क्या होता है, तो IDE का मेन फंडा यही होता है कि हम ऐसे फीचर्स, ऐसे टूल्स प्रोवाइड कर देता है जो कि हमारी डेवलपमेंट बहुत ही इजी हो जाती है। तो यहाँ पे हम एंड्रॉइड स्टूडियो IDE का यूज करेंगे फॉर एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट। देन यहाँ पे एक कोटिन लैंग्वेज का यूज करेंगे, जो कि आपको पता ही होगा कि या किसी भी हार्डवेयर से हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे हम कोटिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करेंगे। और फॉर फ्रंट हम XML को यूज करेंगे, जो भी लेआउट डिजाइन होती है, जो भी फ्रंट एंड की डिजाइनिंग वो XML के थ्रू करेंगे। देन उसके बाद फायरबेस का यूज होता है, वो हम लोग फायरबेस में करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते कोई हम यहाँ पे जैसे कि कोई एप्लीकेशन आप बनाते चैटिंग एप्लीकेशन, जैसे कोई आप एप्लीकेशन बनाते हैं कि आप अपने घर पे हैं, दोस्त आपका अपने घर पे है, देन आप दोनों एक दूसरे से चैट करना चाहते हैं, तो आप मैसेज को सेंड करेंगे, वो मैसेज आपका सर्वर पर जाता है, फिर सर्वर से वो मैसेज आपके फ्रेंड तक जाता है। तो अगर ऐसी एप्लीकेशन आप हो जिसका सर्वर कहीं पे हो, तो वहाँ पे फायरबेस का यूज करते हैं। और आप कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाते हैं जो कि ऑफलाइन डेटाबेस कंटेन कर रहा हो, तो वहाँ पे हम SQLite का यूज करते हैं। व्हाट्सएप का एग्जांपल ले सकते हैं आप फायरबेस वगैरह की एप्लीकेशन बनाने के लिए, और SQLite में एग्जांपल ले सकते हैं आप कोई फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, कि हम बहुत सारे फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे पिक्सार्ट ही यूज करते हैं। तो वहाँ पे जो हम लोग फोटो एडिट करते हैं वो हमारा लोकल स्टोरेज में जाके सेव होता है लोकेशन पे, तो वहाँ पे SQLite वगैरह यूज करते हैं। टू डू एप्लीकेशन, अगर हम कोई टाइम टेबल वाली एप्लीकेशन बनाते हैं, लाइट का ही यूज करते हैं जब हमें ऑफलाइन लोकल स्टोरेज से हमें कम्युनिकेट करना होता है। देन आपको अपॉर्चुनिटी क्या होगी एंड्रॉइड स्टडी जैम से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक ऑफ बिल्डिंग एंड्रॉइड एप्स, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे ऐप डेवलप करते हैं। आप 2 to 3 एप्लीकेशन बना चुके होंगे, तो आपका आइडिया हो चुका होगा कैसे ऐप डेवलपमेंट करते हैं। देन उसके बाद सॉल्व फॉर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, जैसे कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देन थर्ड, ऑप्टिमाइज एंड डिप्लॉय इन गूगल प्ले। आपको यहाँ पे इस एंड्रॉइड स्टडी जैम में आपको ये भी कि आप ऐप डेवलपमेंट सीख लिए हैं, अब उस ऐप को आपको प्ले स्टोर पे पब्लिश करना है, तो क्या प्रोसेस होती है, कैसे लिस्टिंग करते हैं, कैसे डिप्लॉय करते हैं, वो सभी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी। एंड द अपॉर्चुनिटी टू सर्टिफाई योरसेल्फ, एंड इसमें जितने भी सेशन होंगे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और जो भी कोर्सेस हैं वो सभी स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो इन द लास्ट में आपको GDSE के थ्रू से आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। देन आपको बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं, तो ये जर्नी जो हम लोग को, जो जर्नी हम लोग की होगी वो फ्रॉम स्टार्टिंग टू प्ले होगी। और जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग यानी आज का जो हम इसमें टोटल 6 सेशन करेंगे, ये आपका 6 इवेंट होंगे इस एंड्रॉइड स्टडी जैम में दिसंबर। तो यहाँ पे हमने पहला इवेंट आज हम पहला कर लेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। देन 5th इवेंट, 5 इवेंट और भी होंगे आपके, जो कि 1 डे के गैप पे होंगे। आज 5 दिसंबर, फिर इसके बाद 6 गैप, फिर आपका 7 दिसंबर को होगा, 6 इवेंट होंगे। और इस इवेंट में जैसे कि आपको कुछ एंड्रॉइड के बेसिक्स 2 to 3 दिखाए जाएंगे। देन UI एंड UX डिजाइनिंग कराए जाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं वही एप्लीकेशन मार्केट में चलती है जिसका UI यूजर इंटरफेस
बहुत ही अच्छा होता है, यूजर उससे आता है। तो आपको यूआई एंड यूएक्स डिजाइनिंग भी सिखाया जाएगा। फिग्मा सॉफ्टवेयर का नाम आप लोग सुने होंगे, तो फिग्मा सॉफ्टवेयर को भी यूज करके सिखाया जाएगा कैसे फिग्मा में यूआई डिजाइनिंग करते हैं। देन उसके बाद आपको मिनी प्रोजेक्ट के बारे में हम लोगों ने कहा था कि आपको एक मिनी प्रोजेक्ट आपको बना कर दे देंगे, जिसमें आप कुछ चेंजेस करेंगे और चेंजेस करने के बाद अपने सबमिट कर सकते हैं। तो आपका एक मिनी प्रोजेक्ट भी हम लोग बनाएंगे, अब आपको बनाकर दे देंगे। लास्ट में आपको प्ले स्टोर पे भी कैसे एप्लीकेशन को पब्लिश कर, ये सभी चीजें भी आपको बताई जाएंगी। तो आपको इस कराएंगे, आपको पार्टिसिपेट करना है और 6 यूनिट का जो कोर्स का है आपको सभी कोर्स कंप्लीट करने हैं। गूगल फॉर्म शेयर होगा, उसमें सभी इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर फिल करनी होगी। लास्ट में आपको सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा आपको मेल आईडी पे। देन अब आपको स्टार्ट कैसे करनी है। तो जैसा कि मैंने अभी कल एक लिंक शेयर किया था कि जैसे मैंने वहां पे कहा था कि आपको एक डेवलपर बनानी है, आपको डेवलपर प्रोफाइल क्रिएट आप में से कर भी लिए होंगे। उसका फायदा ये है कि जब आप 6 यूनिट जब आप स्टेप कर रहे होंगे ना, तो वहां पे क्विज़ेस कंप्लीट करेंगे, तो उन क्विज़ेस के बाद आपको बैजेस, सभी बैजेस आपकी उसी प्रोफाइल होंगे और ये तो रहेंगे। तो आप वहां पे अपनी प्रोफाइल को पब्लिक मेक श्योर कि आप अपनी प्रोफाइल को पब्लिक रखिएगा कि आप रिज्यूमे वगैरह में अगर आप अपनी लिंक को वहां पे ऐड कर देते हैं, तो जो भी या भी जो भी रिक्रूटर होगा वो आपके लिंक के थ्रू ही जाके आपकी प्रोफाइल में देख सकेगा कि हाँ डेवलपमेंट कर रखी है और इस टॉपिक का उसको नॉलेज है। तो इसकी मदद से आप सोशल मीडिया या अपने रिज्यूमे में हर जगह पे आप ये सब चीजें अपने अचीवमेंट को वहां पे शो कर सकते हैं। जर्नी लुक लाइक, जैसे कि आपके 6 यूनिट्स होंगे, सभी यूनिट्स में कुछ पाथवेज होंगे। देन पाथवेज कंप्लीट करने के बाद आपको क्विजेस देने होंगे, आपको बैजेस मिलेंगे। देन बैजेस के बाद वो सभी बैजेस आपके डेवलपर प्रोफाइल पे शो हो रहे होंगे। तो प्री रिक्विजिट्स क्या है, सबसे पहले आज प्री रिक्विजिट्स क्या है, तो बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, बेसिक मैथ स्किल, कंप्यूटर एंड हेडफोन्स, इंटरनेट कनेक्शन, प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन होनी चाहिए और एंड्रॉइड डिवाइस एंड यूएसबी केबल। इसलिए कि अगर हम इस यहाँ पर हम जो एप्लीकेशन रन करेंगे वो मे भी हो सकता है इम्यूलेटर के थ्रू कर देंगे, और या फिर अगर इम्यूलेटर के थ्रू आप नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने फिजिकल डिवाइस यूएसबी केबल से डिबग कर सकते हैं। तो आज के सेशन का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, लास्ट में हम एक एंड्रॉइड बनाकर देखेंगे और उन सभी को हम लोग अपने फोन में इंस्टॉल करके देखेंगे। एंड इसके बाद हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो का सेटअप करेंगे और इसमें बहुत सारे टूल्स देखेंगे और कोटिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखेंगे और जो भी रिसोर्सेस होगी अंदर लास्ट में वो सभी चीजें आपके साथ शेयर की जाएंगे। तो जो ये जो 6 यूनिट का कोर्स है उसका नेम है एंड्रॉइड बेसिक इन कोटलिन कोर्स, और यूनिट 1 में आपको कोटलिन बेसिक्स फॉर, और यहाँ पे कुछ दिए होंगे तो आपको 1 बाय 1 करने होंगे। देन इन द लास्ट में आपको एक क्विज देने होंगे हर पाथवेज में आपको। देन क्विज आप कंप्लीट करते हैं तो आपको एक बैज मिलेगा और वो जो बैज मिलेगा वो आपके डेवलपर प्रोफाइल पे शो होगा कुछ इस तरह से। देन अभी हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद हम फिर उसके बाद हम कोटलिन के बेसिक्स को स्टार्ट करेंगे, जो कि अभी त्रिपाठी आपकी जो एंड्रॉइड डेवलपमेंट मेंटर है वो आपके साथ वो आपको सभी चीजें शेयर करेंगी कोटलिन से रिलेटेड बेसिक्स, वो अभी सभी चीजें। अभी 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, देन इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं।
नाउ अभी अब आप स्टार्ट करिए अभी। Yes. आप स्टार्ट। Jamshed, please stop sharing screen so that I can share. Thank you. So hello everyone. This is Avi Tripathi. So let me introduce myself. I'm the third year student of EC department in BBD and ITM. Today we'll be learning about Kotlin. As we all have heard that what is Android apps, and the IDE which helps in the development of these Android applications, that is Android Studio. All right, Android हमारा operating system हो गया. Android app हो गए जो कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करते हैं, और गूगल प्ले स्टोर हमारा एक मार्केट प्लेस हो गया जहां पे हम अपने एप्लीकेशन को यूजर के सामने प्रेजेंट करते हैं, एंड देन वी गेट डाउनलोड्स इन many things. So by using IDE, that is your Android Studio, we can use by the use of Android Studio, we can build an app by using Kotlin. So before starting, we should get used to some terms. As we know that an Android application is made up of two things, like the front end and the back end. ऑल राइट, कभी भी हम गूगल मैप्स फॉर एग्जाम्पल खोलते हैं अगर, तो उसमें हम कोई भी लोकेशन टाइप करते हैं वेयर वी हैव टू गो, तो वो एक हमारा एक यूजर इंटरफेस है. ऑल राइट, एंड दैट यूजर इंटरफेस इज रिटन इन XML लैंग्वेज, दैट इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. ऑल राइट, तो वो हमारा फ्रंट एंड हो गया. बट जो भी चीजें हेल्प कर रही हैं हमको वो लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए, बैकएंड पे चल रहा है. तो वो बैकएंड पे कौन कौन सी लैंग्वेजेस हमें हेल्प कर रही है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? इट कैन बी जावा, Kotlin, C++. So today we will be learning that backend process, and we will be choosing Kotlin as our programming language to build Android application for us. Why we are choosing Kotlin over other languages? See, when Android was developed, all the repositories were developed in Java. Android 2008 में डेवलप करा गया था, और जितनी भी फाइल्स वगैरह थी वो सब जावा में डेवलप करी गई थी. बट चूंकि जावा में रिडंडेंट कोड बहुत होता है, यानी कि एक रिपीटेटिव कोड बहुत होता है, बहुत लंबे लंबे कोड्स होते हैं, जैसे जमशेद ने आपको एक्सप्लेन किया, तो इसीलिए जेट ब्रेन्स ने Kotlin 2016 में डिस्कवर करी, डेवलप करी, सो दैट जो रिडंडेंसी है कोड की, जो रिपीटेटिव कोड्स हमको लगातार बहुत लंबे लंबे कोड्स लिखने पड़ रहे हैं, वो छोटे हो जाएं. और 2017 में फंडामेंटली इसको एंड्रॉइड की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया. इन 2019 it as its preferred language. So a question arises that even Google is choosing it as a preferred language. So why Kotlin? तो रीजन बहुत सिंपल से हैं. इट इज कंसाइज. कंसाइज होने का मतलब क्या हुआ? यू कैन डू मोर व्हाइल यूजिंग राइटिंग लेस. ऑल राइट, तो आप कोड छोटा लिख सकते हो, और जो फीचर्स हैं कॉटलिन के, जो इसके टूल्स हैं, वो आपको हेल्प करते हैं, लाइब्रेरीज हैं, वो इसके कोड को एक कंसाइज कर देती हैं, जिससे कि एफिशिएंसी जो होती है आपके कोड की वो इंक्रीज हो जाती है. देन कम्स दैट Kotlin is interoperable with Java. ओके, सो जावा और Kotlin में ये सबसे बड़ा डिफरेंस आता है कि Kotlin अबाउट इट, सो Kotlin both can go hand in hand. मीन्स कि अगर आपने आधा कोड Kotlin में लिखा और आधा कोड जावा में लिखा, तो वो जो एक पूरा कोड बनेगा वो आपकी एंड्रॉइड एप्लीकेशन रन कराता है. इंटरऑपरेबल होने का मतलब ये होता है. The third most important thing is Kotlin is an open source. Anyone can contribute into it, and it can help in that, like
open source is something ki developers all over the world can contribute into it. Provides fast compilation of code than Java. We will learn what compilation means later. So and it also provides much safer environment than Java. This point is very important, as you know, these days hacking is very, you know, is a kind of a common thing. So while we write code in Kotlin, our Android application has much lesser probability to crash for about 20%. It has been said by professionals. So you can also create multi-platform projects in Kotlin, but you cannot do that thing in Java. All right. So multi-platform project create करने का मतलब क्या हुआ कि ये allow करता है developers को to share code data across several platforms like iOS, Android. इन सब में आप अपने data और code को share कर सकते हो. You have Jetpack libraries in Kotlin, whereas there are no such kind of things in Java. All right, Jetpack libraries Kotlin को concise बनाने में, efficient बनाने में बहुत help करती हैं. And comes to your Google itself is switching to Kotlin, so ये सबसे बड़ा reason है that the thing which has created it. So before starting, let's get used to some terms. These terms are, number one is compilation. Like compilation क्या होता है? You can say it like that कि it translates the Kotlin program code, जो भी हमने program code Kotlin में लिखा, वो ये करके मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है और हमको आउटपुट दे देता है. सिंपल एक ये प्रोसेस है जो कि हमारे जो लिखे हुए कोड को कंप्यूटर को समझाता है और बदले में हमको आउटपुट दे देता है. वेरी सिंपल थिंग. Second point is JVM. JVM stands for Java Virtual Machine. Okay, so it is inbuilt in the system. This point is very important. It is inbuilt in the system. So how this process go on is it is like कि जब आप कोई भी कोड Kotlin में लिखते हो, ठीक है, आपने Android Studio खोला, आपने अपना कोड लिखा, वो जो कोड है वो जावा बाइट कोड में कंपाइल हो जाएगा. कैसे कंपाइल होगा? जावा कंपाइलर से कंपाइल होगा, जो कि ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट है. ठीक है. देन ये जो जावा वर्चुअल मशीन है वो उस बाइट कोड को रन कराएगी और आपको आउटपुट देगी. ये पूरा एक इंटरनल प्रोसेस है जो कि अकर करता है. यू डोंट हैव टू गो मच डीप इनटू इट, बट हाँ, पता होना चाहिए ये चीज. Then comes your third point, cross-platform. Kotlin is a cross-platform thing. It means it can run in Windows, Mac, or etc. Android, everywhere. Like this thing, Kotlin can run in any operating system platform. And the fact appears here is कि जो इसकी पॉपुलैरिटी इतनी जो बढ़ती चली जा रही है उसका ये सबसे बड़ा रीजन है. क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट जो है विल हेल्प यू रीच अ लार्ज पोर्शन ऑफ पोटेंशियल यूजर्स. ओके, लाइक यू डोंट हैव टू क्रिएट applications Windows, especially for Mac OS. Okay, you can create for both of them just by writing once. And the second point is that cost, हमारा बजट बहुत कम हो जाता है जब आप एक ही बार हमें efficiency मिलती है. तो Kotlin cross platform है. Then comes your statistically typed language. This point is very important. Kotlin is called a statistically typed language, which means that it does not allow, हम लोग वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे आगे, तो वो ये चीज थोड़ी काफी क्लियर हो जाएगी. तो इसको हम थोड़ा जिस्ट में बताते हैं. Kotlin is a language is able to tell type of any variable. डेटा टाइप के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, वो भी हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे. And does not allow different data types in a particular variable. इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी वेरिएबल है उसको एक डेटा टाइप असाइन किया गया है. तो जो Kotlin जो लैंग्वेज है वो एक ही वेरिएबल पे दो डेटा टाइप्स नहीं वर्क कर सकता है. लाइक अगर किसी वेरिएबल को इंटीजर डेटा टाइप दिया गया है तो वो इंटीजर ही लेगा, वो कुछ और वो डेसिमल नहीं ले सकता है. ये अभी थोड़ा शायद टफ लग रहा हो, बट अभी हम आगे जाएंगे तो इजी हो जाएगा. Then comes your fifth point, that is type inference. Type inference का मतलब सिर्फ इतना है कि it can automatically detect the data type of the variable without assigning to it.
बहुत सी लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें आपको डेटा टाइप बताना पड़ता है कि ये इंटीजर है या ये लाइक ये इट इज समथिंग फ्लोट। लेकिन इसमें जो कॉटलिन है, ये जो लैंग्वेज है, इसमें ये अपने आप खुद ही डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सा वेरिएबल का कौन सा डेटा टाइप है। देन console window is the output window where you get the of your input. So we'll be going to the next slide. What is function? See, function क्या होता है? Function in Kotlin, function हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, बट उनको यूज करने का तरीका हर एक लैंग्वेजेस में अलग होता है। फंक्शन को सिंपली हम ऐसे कह सकते हैं कि फंक्शन इज अ सेक्शन ऑफ अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। ये प्रोग्राम का एक हिस्सा है जो कि हमको करके बताता है, ठीक है। लेकिन कोटलिन में फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है, क्या है, वो हम अभी जानेंगे। सी आई गेस यू ऑल आर एबल टू सी द स्क्रीन। we are having the smallest Kotlin program. Okay, so यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि ये है क्या। फर्स्टली यहाँ पे लिखा है फन। ऑलराइट, अब ये फन क्या है? फन इज अ फंक्शन। ऑलराइट, फन इज अ कीवर्ड और रिजर्व्ड वर्ड्स। कॉटलिन में बहुत सारे रिजर्व्ड और कीवर्ड्स हैं जो कि आगे हम सीखेंगे, बट ये जो फंक्शन है उसको हम फन से FUN, इससे हम कॉटलिन फॉलोड बाय इट्स नेम, ठीक है। जो मेन है, मेन यहाँ पे नाम है फंक्शन का। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, एक प्रो टिप आती है जो एकदम आप लोग लाइक गांठ बांध लीजिए कि हाँ ये चीज तो होनी ही होनी है, कि इन एवरी कॉटलिन प्रोग्राम नीड्स अ फंक्शन नेम्ड मेन। मतलब बहुत सारे आप फंक्शंस लगा सकते हो किसी भी प्रोग्राम में, बट मेन नाम का फंक्शन का आपके कॉटलिन प्रोग्राम में। ऑलराइट, देन वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट। आफ्टर मेन देयर कम्स योर टू पेरेंथेसिस। अब इस पेरेंथेसिस के अंदर का क्या काम होता है? ये पेरेंथेसिस यूजुअली कभी कभी जब छोटे कोड होते हैं तब आप नहीं यूज करते हो, लेकिन इस पेरेंथेसिस के अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं वो हम अभी आगे जानेंगे। और ये जो इन ब्रैकेट्स के अंदर जो भी वैल्यू, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो फंक्शन यूज करता है आपके कोड को रन कराने के लिए। देन वी यूज कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। देन हम प्रिंट ln करेंगे पैरेंथेसिस में, डबल कोट्स के अंदर हम अपना सेंटेंस लिख देंगे। ये जो हेलो वर्ड लिखा हुआ है, जो भी हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे वो हमें अपनी कंसोल विंडो यानी कि हमको अपनी आउटपुट विंडो में मिल जाएगा। अब यहाँ पे बहुत से लोगों को क्वेश्चन आ रहा होगा मे बी कि प्रिंट ln क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि आई गेस बहुत से लोगों ने यूज करा होगा लाइक प्रिंट क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, वाई ओनली प्रिंट ln। सो प्रिंट ln का काम क्या है कि प्रिंट ln प्रिंट्स सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट। ऑलराइट, हम अभी ये चीज करके देखेंगे, बट इट प्रिंट्स अ सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट। और जो प्रिंट होता है इट जस्ट प्रिंट्स द टेक्स्ट विदाउट एडिंग अ लाइन ब्रेक। मतलब प्रिंट ln जो है वो लाइन ब्रेक मतलब एक पूरा सेंटेंस है उसके बीच में यू नो वो जो अलग अलग सेंटेंसेस बन के आ जाएं, इसलिए हम प्रिंट ln का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अलग तरीके से लाइक नीटली दिखे। और प्रिंट अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो पूरा एक पैराग्राफ की तरह लिख के आएगा, अगर हमारा बहुत बड़ा हमको कुछ कोई भी चीज प्रिंट करानी है। Then comes then the curly braces are closed, and this is the smallest Kotlin program which we have learned. Now comes your arguments. हमने यही जो अभी बात करी थी कि पिछली स्लाइड में कि फन लिखा है जो हमारा फंक्शन है, उसके बाद फन का नाम यहाँ पे मेन है, और पैरेंथेसिस, ये जो दो पैरेंथेसिस हैं इसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं, एंड दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स। ऑलराइट, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? आर्ग्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन होती है, डेटा होता है जो कि फंक्शन यूज करता है अपने कोड को इजी बनाने के लिए, या कह लो उसको रन कराने के लिए अच्छे से। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट पे देखते हैं कि फंक्शन के नाम किस तरीके से रखे जाते हैं। लाइक हर कोटलिन प्रोग्राम में फंक्शन का मेन तो होगा ही होगा, ठीक है, ये तो एकदम लाइक इट इज फाइनल। बट व्हेन इट इज कम टू कि
हमें डिफरेंट नाम रखने हैं किसी भी फंक्शन के, तो हम क्या करेंगे? तो इसमें हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है कि जब भी हमको फंक्शन उसका नाम रखना है तो पहली चीज तो वो डिस्क्रिप्टिव हो, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम बॉर्डर प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, अपने फंक्शन में हमको बॉर्डर प्रिंट कराना है, तो हम प्रिंट बॉर्डर उस फंक्शन को के बगल में लिखेंगे प्रिंट बॉर्डर, क्योंकि हमको ये बताना है कि हाँ हम ये काम करवा रहे हैं उस फंक्शन से। देन दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि जब भी हम यहाँ एग्जाम्पल्स में देख पा रहे होंगे कि हमेशा जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग जो वर्ड जो होगा उस हमेशा लोअर केस होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे आपने पिछले मेन में भी देखा होगा, इसमें भी जो फर्स्ट जो वर्ड है, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो भी लोअर केस में है। जैसे जब बड़ा कोई आपका फंक्शन नेम होगा तो फर्स्ट जो आपका लेटर होगा वो लोअर केस में होगा, बाकी सारे जो वर्ड्स होंगे उसकी फर्स्ट लेटर अपर केस में होगा। लाइक फंक्शंस फॉर टू, सेकंड एग्जांपल, फर्स्ट जो इसका लेटर है वो फंक्शन का वो लोअर केस में है, बाकी की जो वर्ड्स हैं फॉर और टू उसकी जो फर्स्ट लेटर्स हैं वो अपर केस में है। ठीक है, तो ये चीज बहुत अच्छे से याद रखिएगा। Then comes your data types. See, what are data types? बहुत सिंपल सी चीज कि what type of data, मतलब आप डेटा टाइप को ऐसे कह सकते हो कि what टाइप डेटा का क्या टाइप है, कितने बहुत सारे तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं हमारे कॉटलिन में, तो किस तरीके का जो हमारा डेटा है उसका क्या टाइप है ये बता देता है कंपाइलर को, so that the programmer intends to use the data. Like what type of the data is that which tells the compiler how the programmer intends to use the data. बहुत सारे तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं कॉटलिन में। इंट होता है, दैट इज स्टैंड्स फॉर इंटीजर। आईएनटी होल नंबर्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं। डबल होता है, इसमें डेसिमल नंबर्स आते हैं। बूलियन आता है, ट्रू और फॉल्स आता है इसमें। और ये ट्रू और फॉल्स क्या है? ये ट्रू और फॉल्स इसका आउटपुट आएगा। ऑल राइट, कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स जो जब हम डेटा टाइप्स असाइन करते हैं किसी भी वेरिएबल में, तो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सिंगल कोट्स में असाइन करे जाते हैं, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। स्ट्रिंग जो होते हैं वो डबल कोट्स में शो करे जाते हैं, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। और फ्लोट, अच्छा एक चीज आप लोगों ने नोटिस करी होगी कि डबल और फ्लोट दोनों में डेसिमल नंबर्स लिखा है, तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि जब भी आप किसी भी वेरिएबल को डबल टाइप का डेटा टाइप असाइन करते हो तो उसमें जो डेसिमल वैल्यूज आप असाइन कर दी फॉर एग्जांपल, तो वो डबल हो गई, ठीक है। लेकिन जब आप फ्लोट टाइप का असाइन करते हो डेसिमल वैल्यू, तो डेसिमल वैल्यू के साथ आप एफ जरूर लगाते हो। ओके, सो दैट डेसिमल वैल्यू इज फॉलोड बाय एन एफ। तो ये एक डिफरेंस हो जाता है डबल और फ्लोट में। हम ये सब चीजें करके देखेंगे। सो नेक्स्ट वी कम हियर। Okay. So till here, anyone is having? Hello, Jamshed. Is there any question for anyone? Anyone wants to ask anything so that we can start further? One question, Neil. Isn't it similar to Java programming? No, Kotlin is not similar to Java programming. डिफरेंस है, दोनों साथ में चल सकते हैं, ठीक है। आप आधा कोड कॉटलिन में लिखो, आधा आप जावा में लिखो, वो चीज आपके प्रोग्राम को मतलब एप्लीकेशन को रन करा सकती है, डिफरेंस है। और लाइक कॉटलिन हमारी कंसाइज होती है, और इसकी खास बात ये होती है कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म पे रन करती है, मल्टी प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो आप, नल पॉइंटर एक्सेप्शंस को हैंडल करती है, चीजें होती हैं कॉटलिन में बेसिकली। सी डिफरेंस बिटवीन डबल एंड फ्लोट में यही है
I'll show you. See, जब आप किसी भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करते हो, ठीक है, वो डेसिमल पे आपने करा, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू VAR, दैट इज var वेरिएबल, आपने उसका नाम असाइन किया a इज इक्वल्स टू 3.5, तो 3.5 हमारी डेसिमल वैल्यू है, ऑल राइट, तो ये हमारा डबल डेटा टाइप है, ठीक है। देन उसके बाद VAR a इज इक्वल्स टू, हमने सॉरी VAR b इज इक्वल्स टू 3.5 f लिखा है हमने। तो अब डिफरेंस दोनों में ये है कि हमने यहाँ पे 3.5 f लिखा है, तो ये बता रहा है कि ये float type of data है, all right, if they are different, how they are working together to make a program, like how you अभी ask बताते हैं हम। हाँ साहिल, जैसे कि ये पूरी तरह से डिफरेंट नहीं है कि जैसे अगर एंड्रॉयड डेवलपमेंट में आप जाते हैं कोड तो वो पता जाता है कि इस बंदे ने पहले जावा पे काम कर रखा है। तो कोटलिन का जो कोड होता है कहीं ना कहीं मैच तो करता ही है जावा के सिंटैक्स जैसा, ठीक। लेकिन जो नंबर ऑफ लाइंस कोड होते हैं, जैसे कि आप नल सेफ्टी, नल पॉइंटर एक्सेप्शन एरर का नाम सुने होंगे, और जैसे कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट में कोरोटीन्स का कॉन्सेप्ट, थ्रेड लेवल पे चीज़ें जो एग्जीक्यूट होती हैं, और व्यू मॉडल का कॉन्सेप्ट कुछ है, ये जो इतने कॉन्सेप्ट हैं ये सभी चीज़ें आपकी कोटलिन में है, ये सभी चीज़ें जावा, ठीक। कोड, जो बंदा कोटलिन का नॉलेज इसे होता है वो मान के चला जाता है कि इसे जावा की नॉलेज होगी, ठीक। और ये एक दूसरे के साथ काम करती हैं, ये सपोर्टेड हैं। और जब एंड्रॉयड स्टूडियो में ये होता है कि अगर आपको जावा कोड आती है, ठीक, अगर आपको जावा कोड आती है तो जावा में जो कोडिंग आप एंड्रॉयड स्टूडियो में टाइप करेंगे तो वो आपके सभी कोड को कोटलिन में भी कन्वर्ट कर देता है। ये एंड्रॉयड स्टूडियो में ये फैसिलिटी आपको मिलती है, ओके। Said Ahmad, what else can we do using Kotlin other than Android development? कोटलिन देखो, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप कंपिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं वहां पे तो करेंगे। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में नाम लिया था स्प्रिंग बूट का, तो स्प्रिंग बूट एपीआई वगैरह का, हम लोग एपीआई वगैरह पे काम करते हैं तो वहां पे भी हम इसका यूज कर सकते हैं, कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। और ये मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्टेड होता है, जैसे क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है ना कि यूज करते हैं, तो कोट हम iOS ऐप डेवलपमेंट में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। और कोटलिन से बहुत सारे प्रोजेक्ट, सर्वर की चीजें होती है ना, सर्वर लेवल पे जो भी कोडिंग करते हैं वहां पे भी कोटलिन का यूज करते हैं। आप इस तरह से देख सकते हैं कि जहां पे जावा का यूज किया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में मार्केट में, वहां पे कहीं ना कहीं कोटलिन का लैंग्वेज का आप वहां पे यूज कर सकते हैं। विच हैज अ ब्रॉडर स्कोप, एंड्रॉयड स्टूडियो और कोटलिन। देखिए, एंड्रॉयड स्टूडियो और कोटलिन ये दोनों अलग चीज हैं, ठीक। एंड्रॉयड स्टूडियो एक आईडीई है जो कि आपको टूल्स प्रोवाइड करती है ऐप डेवलप, और कोडिंग लैंग्वेज है जो आप कोड करते हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोटिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हैं। और बस आईडीई है, तो बहुत सारे टूल्स फीचर्स प्रोवाइड करता है फॉर ऐप डेवलपमेंट के लिए। सो इज जावा स्टिल यूज इफ एस फॉर व्हाट? यस, जावा अभिषेक, जावा अभी भी यूज की जा रही है, ऐप डेवलपमेंट कर भी सकते हैं, लेकिन होती है ना चीजें जब ऑफिशियल कर दी गई हैं तो वो चीजें कोटलिन पे लोग स्विच कर रहे हैं। जो जावा में डेवलपमेंट करते थे और वो कोटलिन पे स्विच कर रहे हैं। और जावा में जैसे कोरोटीन्स का कॉन्सेप्ट, व्यू मॉडल का कॉन्सेप्ट, और वर्क मैनेजर का कॉन्सेप्ट, और डेटा परसिस्टेंस, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो जावा में नहीं थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो कि कोटलिन उन सभी को सॉल्व करता है। तो इसलिए प्रेफर किया जा रहा है कि कोटलिन लैंग्वेज को ही यूज करें फॉर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए, ओके। तो नवी अभी आप आगे कंटिन्यू करिए। all right, okay, so we'll be studying like हम लोगों ने अपना कोर्स खोल लिया है, दैट इज एंड्रॉइड बेसिक्स इन। तो यहाँ पे इस कोर्स का फायदा आपको पहले ही से पता है, आपको बैजेस मिलेंगे, आपको एसोसिएट एंड्रॉइड डेवलपर सर्टिफिकेशन एग्जाम में रिफंड भी मिल सकता है अगर आप लाइक सर्टेन टाइम पे पूरे 6 के 6 यूनिट्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये सारे इसमें यहाँ पे यूनिट 1 दिया है कोटलिन बेसिक्स, यूनिट 2 लेआउट्स, नेविगेशन, कनेक्ट टू द इंटरनेट, डेटा परसिस्टेंस एंड वर्क मैनेजर। हम लोग 1 बाय 1 करके हर एक यूनिट पे जाएंगे। टुडे वी विल बी डीलिंग विद unit 1, that is Kotlin basics. So let's click on that explore.
और जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ये चारों बैचेस मिल जाएंगे जो कि इसमें दिख रहे हैं। तो इसमें पाथवेज होते हैं काफी सारे। इस यूनिट में 4 पाथवे हैं। इंट्रोडक्शन टू कॉटलिन, क्रिएट योर फर्स्ट ऐप, बिल्ड अ बेसिक लेआउट एंड ऐड एन ऐप टू द बटन। तो हम जाएंगे इंट्रोडक्शन टू कॉटलिन पे। ओके, सो स्टार्टिंग में 2 वीडियोस दिए हुए हैं, ये लोग आप अलग से भी खोल के देख सकते हैं whenever you are free। इसमें आपको एंड्रॉइड का वेलकम करेंगे एंड देन थोड़ी बहुत चीजें बताएंगे जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट, दैट इज राइट योर फर्स्ट प्रोग्राम इन कॉटलिन। टेक कोड लैब। Okay, so here it is written. Before you begin, you can read all these things by your own. Whenever you open it, just read it thoroughly because you know जितना आप खुद से सीखेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। Prerequisites इसमें यही है, use interactive websites in a web browser. What you will learn, how to create, change, understand, and run a minimal Kotlin program. That is all right. Then we will go to next. अब देखिए यहाँ पे क्या है, रन ए फर्स्ट प्रोग्राम इन कॉटलिन, यूज एन इंटरैक्टिव कोड एडिटर। तो यहाँ पे जब भी आप अपना ये जैम खोल, आपको इन न्यू ब्राउजर करके आएगा। सेकंड पॉइंट पे ये है कॉटलिन प्लेग्राउंड, यू गोना क्लिक ऑन इट और इसमें आप अपना कोड लिख सकते, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं ताकि आप चीजें सीख पाए। सो यहाँ पे कॉटलिन प्लेग्राउंड खुल गया है हमारा। फर्स्ट हमारा लिखा हुआ है, फर्स्ट जो हमने बेसिक पढ़ा था, जो कोड पढ़ा था, लाइक फन हमारा फंक्शन हो गया। मेन जो है वो उसका नाम होता है, बट फिर भी हर लाइक मेन फंक्शन हर प्रोग्राम में जरूर होता है, फॉलोड बाय 2 पैरेंथेसिस। यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि ये बहुत छोटा सा कोड है। कर्ली ब्रेसेस लगाए हमने, प्रिंट एलन रखा है और यहाँ पे हम हेलो वर्ड रखा है, देन कर्ली ब्रेसेस ऑफ। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए ग्रीन बटन विंडो पे जो भी डबल कोट्स में हमने लिखा है वो लिख के आ गया। ऑल राइट, तो अब ये इस तरीके से हमारे पास आया। अब अगर हम इसमें लाइक व्हाट वी कैन ट्राई, लेट्स राइट हैप्पी बर्थडे इन इट and run, same thing as printed। अब अगर हम print ln यहाँ पे हमने कराया और हम अगर कोई बहुत बड़ी सी चीज लिखना चाह रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल वी वांट टू राइट congrats, you are 5 years old। ऑल राइट, तो अब हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अनरिजॉल्व डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज, ये जो पूरा हमने जो कॉन्ग्रेट्स यू आर 5 years old जो है, ये हमने कोट्स के अंदर नहीं रखा है। अगर हम कोड को कोट्स के अंदर नहीं रखेंगे तो वो इसी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। व्हाट इज हैपनिंग? सी, आप ये पूरा एक सिंगल लाइन में लिख के आ गया। प्रिंट एलन की यही खासियत है कि जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो वो पूरी एक सिंगल लाइन पे आ जाता है विदाउट एनी ब्रेक। नाउ इफ यू वांट अ ब्रेक, ऑल राइट, अगर हम चाहते हैं कि हैप्पी बर्थडे एक लाइन पे आए और कॉन्ग्रेट्स योर 5 years old ये दूसरी लाइन पे आए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके 2 मेथड्स होते हैं। सी, फर्स्टली वी गोना डू इज वी गोना ट्राई प्रिंट। ऑल राइट, प्रिंट पे देखते हैं क्या देता है। प्रिंट पे भी सेम दे रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा कोड नहीं है इस वजह से डिफरेंस नहीं पता चलेगा।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओके, सो हमने दोनों को अलग अलग लाइंस में कर दिया है। और अब देखिएगा कंसोल विंडो पे अलग अलग हमारे पास आउटपुट आ गए हैं, क्योंकि हमने प्रिंट एलएन का इस्तेमाल किया था और हमें ये अलग अलग लाइन पे मिल गए। बट अगर हम बार बार ये चीज ना लिखना चाहें, फॉर एग्जाम्पल हमें किसी को बर्थडे विश करना है और हमें बहुत सारी चीजें लिखनी है, तो हम लाइक प्रिंट एलएन बार बार ना यूज करना चाहें, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है एंड वी गोना यूज इट। दैट शॉर्ट ट्रिक इज, हम यहाँ पे प्रिंट यूज करेंगे, लेकिन चूंकि हमें ब्रेक चाहिए लाइंस के बीच में, तो हम यहाँ पे स्लैश एन का इस्तेमाल करेंगे। ऑल राइट, लेट्स सी व्हाट कम्स एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि हमने प्रिंट एलएन का इस्तेमाल किया, अलग अलग लाइंस को डिस्प्ले करना था हमको जब, लेकिन चूंकि प्रिंट पे अगर हम स्लैश एन ना लगाते अगर, तो ये पूरा एक लाइन पे लिख के आता। लेकिन चूंकि हमको अलग अलग लाइंस पे चाहिए था, तो हमने प्रिंट का भी यूज किया और स्लैश एन का यूज करके दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग लाइंस पे प्रिंट कर लिया। ऑल राइट, लेट्स सी अगर हम ये स्लैश एन नहीं यूज करेंगे तो, अगर हम नहीं यूज करेंगे तो ये पूरा एक लाइन पे आएगा एग्जैक्टली लाइक दिस। सो लेट्स गेट बैक टू आवर प्रोग्राम। इसमें भी यही चीज समझाई गई है कि all these things are given. Let's go to next. They have used the code what we have already done. Extend our program like see, यहाँ पे कोड दिया हुआ है प्रिंट एलएन हैप्पी बर्थडे, इन्होंने एलएन यूज किया है बार बार, ठीक है। और इसका आउटपुट क्या लिख के आएगा, क्योंकि प्रिंट एलएन जब यूज करते हैं तो सब अलग अलग लाइंस पे लिख के आता है, तो सब अलग अलग लाइंस पे लिख के आया, ठीक है। अगर हमको अलग अलग लाइंस पे नहीं चाहिए, तो हम एक बार प्रिंट का इस्तेमाल कर लेंगे और सारी चीज एक साथ लिख जाएंगे, तो वो पूरा एक पैराग्राफ में लिख। अगर हमको बार बार प्रिंट एलएन का इस्तेमाल नहीं करना है और सारी चीजें अलग अलग लाइंस में भी चाहिए, तो हम शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, वो है प्रिंट लगा के स्लैश एन लगा देंगे हर एक सेंटेंस के बाद, जो कि हमको नेक्स्ट लाइन पे चाहिए। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा स्टार्टिंग पे, बट एक बार जब आप खुद से करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। यहाँ पे एरर आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, अनरिजॉल्व एरर, जो कि हम लोगों ने अभी देखा था। यहाँ पे जैसे झांसी पे इन्होंने डबल कोट्स के अंदर नहीं रखा है, अगर आप कोई आपको आउटपुट पे चाहिए वो डबल कोट्स के अंदर नहीं रखोगे, तो वो डेफिनेटली प्रिंट होके नहीं आएगी। Let's head back to, okay, so this is the solution of this entire thing. And then comes your summary. Okay, so here is the vocabulary for Android. You should go through it. हर एक चीज लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट कुछ बेसिक चीजें हैं जो बहुत अच्छी हैं, so just go through it. And here comes your practice on your own. यहाँ पे आपकी शॉर्ट ट्रिक दी हुई है, दैट इज स्लैश लाइन स्लैश एन, जो कि प्रिंट को यूज करके आप लाइन पे ब्रेक ला सकते हो। So this lab is done. Now we will be moving towards the fourth one. Create a birthday message in Kotlin. Sorry.
take code lab. Okay, so here we are moving towards a complex one. तो यहाँ पे प्रीरिक्विजिट्स हैं कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप एक सिंपल कॉटलिन कोड को प्रिंट करा सकते हो। अब यहाँ पे हमारी बहुत बेसिक चीजें आती हैं। यहाँ पे इन्होंने सी हैप्पी बर्थडे रोवर, प्रिंट एलन हैप्पी बर्थडे रोवर, यू आर ऑलरेडी 5 इज अ वेरी बेस्ट एज टू सेलिब्रेट। ठीक है, और इसका जो आउटपुट है वो हमारा प्रिंट होके आया एग्जैक्टली वही चीज जो हमें डबल कोट्स के अंदर लिखी होनी थी। ठीक है, आपको शॉर्ट ट्रिक पता है तो आप वो यूज कर सकते हो। और यहाँ पे हमको एक बर्थडे केक बनाना था, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अच्छा एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप प्रिंट एलन यूज कर रहे हो और आपने डबल कोट्स के बीच में कुछ नहीं लिखा है, आपने स्पेस छोड़ रखी है, तो जो आपका आउटपुट आएगा वो एक लाइन पूरा एक स्पेस छोड़ के आएगा। ऑल राइट, सो योर आउटपुट विल बी दिस। स्लैश लाइन्स आर यूज टू कमेंट समथिंग। कमेंट किस लिए करा जाता है कि वो चीज आपको कोड में इंक्लूड नहीं करनी है, लेकिन चूंकि आपको पता रहे कि हाँ ये कोड किस लिए लिखा, इसलिए डेवलपर्स के लिए है। लाइक स्लैश का यूज करना केक, तो ये चीज हमारे कोड में एग्जीक्यूट नहीं होगी, लेकिन ये चीज हमको ये बताएगी कि इतना जो कोड है ये केक को प्रिंट कराने के लिए है। उन्होंने मार्क्स का इस्तेमाल किया है केक को प्रिंट कराने के लिए। एंड हियर कम्स योर कोड आउटपुट। द मेन थिंग अराइव्स हियर। जो हमारा कॉटलिन होता है उसमें वेरिएबल्स होते हैं। ऑल राइट, दो तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, और var और val। ठीक है, अब वेरिएबल्स होते you can say it like this कि एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। val age is equals to 5 into 365। सपोज अपने किचन में कंटेनर्स देखे होंगे। ठीक है, हर एक कंटेनर में किसी में राइस रखा है, किसी में पर्ल्स रखा है, सॉल्ट शुगर रखा है, हर एक में लेबल लगा हुआ है। ठीक है, जो आपके अंदर लाइक जो राइस, पर्ल्स, सॉल्ट, शुगर, ये सब जो चीजें हैं यूज, ठीक है, 5 into 365 ये सब अंदर रखा हुआ सामान है उस कंटेनर में। ठीक है, जो लेबल लगा हुआ है कि ये राइस है, ये पर्ल्स है, ये हमारा नाम हो जाएगा उस वेरिएबल का, और वो जो पूरा कंटेनर है उसको हम वेरिएबल बोल देंगे। ठीक है, ये एक बहुत सिंपल टेक्निक है वेरिएबल को समझने की। देन कम्स दो तरीके के वेरिएबल आते हैं हमारे, var और val। सी var को हम म्यूटेबल बोलते हैं। लाइक म्यूटेबल का मतलब क्या हुआ, म्यूटेबल का मतलब होता है कि हाँ ये है। ऑल राइट, see here it is already written, val is a special word used by Kotlin called a keyword। हमने पहले भी जाना था कि जैसे fun एक कीवर्ड है, उसी तरीके से आगे हमें बहुत सारे कीवर्ड्स पढ़ने होंगे, val भी एक तरीके का कीवर्ड ही होता है। ऑल राइट, और ये हमारा val जो होता है ये इम्यूटेबल होता है। म्यूटेबल इम्यूटेबल var को अगर आप कोई भी वैल्यू असाइन करेंगे, सपोज यहाँ पे आप var यहाँ पे val लिखा है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे var यूज किया होता तो आगे चल के आप कोड में उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमने val यूज किया है तो अब आगे कोड में कभी भी ये 5 into 365 ये वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती है। ठीक है, तो कभी भी आप किसी भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करते हो, तो अगर आप चाहते हो वो जो चीज है, वो जो वैल्यू आपने असाइन करी है वो चेंज हो जाए, तो आप var का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो वो चीज चेंज ना हो तो आप val कीवर्ड का यूज करेंगे, val। ऑल राइट, तो अब यहाँ पे हम कुछ चीजें और जानते हैं। लेट्स मूव टू आवर कोड। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू द कोड फर्स्ट। यहाँ पे कोड है हमारे पास और इन्होंने इसे बहुत डिफरेंट ढंग से एक्सप्लेन करा है। पहली चीज तो यहाँ पे सिर्फ एक फंक्शन का इस्तेमाल हुआ है,
फन, बगल में उसका नाम दिया हुआ है दैट इज मेन, फॉलोड बाय 2 पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस ऑन। वैल एज, मतलब वैल एज, अब यहाँ पे क्या है, एज यहाँ पे उसका लेबल है, वो जो कंटेनर है उसका लेबल है एज, और उसके अंदर की जो वैल्यूज हैं वो है 5 × 365। उसी तरीके से जो नेम है वो लेबल है उस कंटेनर का, और अंदर जो सामान पड़ा हुआ है उस कंटेनर के वो है रोवर, ठीक है। और वैल जो है ये पूरा एक कंटेनर है। तो इस तरीके से हमने समझा। अब यहाँ पे बात ये आती है कि लाइक हम क्यों वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, लाइक व्हाट इज द नीड ऑफ यूजिंग इट। तो जब भी हमारा कोड बहुत बड़ा हो जाता है, लाइक छोटा कोड जब हमने लिखा तब हमने उसमें किसी भी वेरिएबल को वैल्यूज नहीं असाइन करी, बट जब हमारा कोड बड़ा हो जाता है तब हमें बार बार उस यू नो आप बार बार कोड ना कम हो जाए, इसलिए हम वेरिएबल्स को असाइन कर देते हैं ताकि हमारा कोड जो है वो कंसाइज हो जाए। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपने देखा है प्रिंट एलन, फिर उसके बाद डबल कोट्स में हैप्पी बर्थडे, लेकिन ये कुछ डॉलर जैसा साइन है और कर्ली ब्रेसेस के अंदर नेम है, ये थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। सी ये जो चीज दी हुई है इसको बोलते हैं, जो डॉलर साइन है इसको बोलते हैं स्ट्रिंग टेम्पलेट। ऑलराइट, तो इसका काम क्या होता है, इसको काम सिर्फ इतना ये होता है कि इसके बगल में जो चीज दी हुई है दैट इज नॉट अ टेक्स्ट। ऑलराइट, टू यूज अ वेरिएबल इनसाइड अ प्रिंट स्टेटमेंट, अगर हमको किसी भी वेरिएबल को प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर यूज करना है तो you need to surround it with some symbols that tell the system that what comes next is not the text. ऑलराइट, तो अब अगर हमको वेरिएबल को किसी भी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर यूज करना है तो हम डायरेक्टली ऐसे थोड़ी ना लिख सकते हैं कि वैल एज डाल दिया हमने इसके अंदर, वो तो एरर। तो इसीलिए अगर हमको वेरिएबल को प्रिंट के अंदर यूज करना है तो हम उसको एक स्पेसिफिक ढंग से यूज करते हैं, और वो ढंग है स्ट्रिंग टेम्पलेट का यूज करके। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि स्ट्रिंग टेम्पलेट लगाया जो कि एक डॉलर साइन है, कर्ली ब्रेसेस में हम लिखते हैं उस वेरिएबल का नाम, ठीक है। तो जो प्रिंट होके आएगा वो प्रिंट होके आएगी, नाम नहीं प्रिंट होके आएगा, ठीक है। तो डॉलर साइन के बगल में जो भी चीज लिखी होती है कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो टेक्स्ट होता है, लाइक वो वैल्यू देता है आपको आउटपुट में, लेकिन वो चीज प्रिंट होके नहीं आती। नेम यहाँ पे प्रिंट होके नहीं आएगा, इसकी वैल्यू पूरी प्रिंट होके आएगी, दैट इज रोवर। ऑलराइट, देन लेट्स प्रिंट अ केक। हम तरीके से सिंबल्स का इस्तेमाल करके केक को प्रिंट किया। देन हमने कमेंट किया कि दिस प्रिंट एन एम्प्टी लाइन, क्योंकि जब भी हम डबल कोट्स के बीच में कोई भी स्पेस कुछ भी नहीं लिखते हैं वो एक स्पेस छोड़ देता है हमें आउटपुट में। और फिर उसी तरीके से यहाँ पे देखिए सेकेंड लास्ट 2 लाइन्स जो है डबल कोट्स के अंदर इन्होंने लिखा है यू आर ऑलरेडी एज, डॉलर साइन एज। अब यहाँ लिखने को कायदे से अगर ये सोचे कि हम 5 डेज ओल्ड क्यों नहीं लिख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हम ये चीज शुरुआत से सीख रहे हैं कि हम लिखने को 5 डेज ओल्ड लिख सकते हैं, राइट, हम वेरिएबल नहीं असाइन करते। लेकिन जब हमारा कोड बहुत बड़ा हो जाता है तब ये चीज अवॉइड करें, हमें बार बार 5 ना लिखना पड़े, लाइक बार बार उस लंबे लंबे नेम्स ना लिखने पड़े, तो हम सिंपली डॉलर साइन और उस वेरिएबल का नाम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं, और जो हमें आउटपुट मिलता है वो उसकी वैल्यू मिल जाती है। उसी तरीके से ऑलरेडी, तो ये जो अब इसका जो प्रिंट एलन का जो स्टेटमेंट प्रिंट होके आएगा वो आएगा यू आर ऑलरेडी, यहाँ पे लिखा है डॉलर साइन एज, तो डॉलर साइन एज मतलब 5 × 365 डेज ओल्ड, ठीक है, कॉमा डॉलर नेम लिखा है तो प्रिंट होके आएगा रोवर, वैल्यू प्रिंट होके आती है हमेशा। ऑलराइट, लेट्स सी आउटकम्स। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास आता है प्रिंट अ बर्थडे बैनर विद अ बॉर्डर। तो हमने जैसे पहले समझाया था कि कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ एक ही फंक्शन हमें कोड में नहीं मिलता है, कभी कभी उस फंक्शन में लाइक एक पूरे कॉटलिन कोड में बहुत सारे फंक्शंस आ जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे वही चीज होगी, तो क्या करेंगे हम फन का इस्तेमाल करेंगे और
चूंकि प्रिंट बॉर्डर लिखा है फॉलोड बाय फन का लाइक फंक्शन का कुछ ना कुछ नाम तो हमें रखना ही पड़ेगा, तो हम यहाँ पे प्रिंट बॉर्डर ले रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे जो केक है उसका बॉर्डर प्रिंट कराना चाह रहे हैं, या जो भी बर्थडे विश है उसका बॉर्डर प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पे अब इस प्रिंट बॉर्डर जो हमने पहले पढ़ी थी कि जो इसका पहले वर्ड का जो लेटर है वो लोअर केस में है और उसके बाद जो वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो अपर केस में है। ठीक है, तो ये पूरा प्रिंट बॉर्डर हो गया। तो हम इसको लिखेंगे जैसे कि नेक्स्ट में लिखा है फन प्रिंट बॉर्डर फॉलोड बाय ब्रेसेस और कर्ली ब्रेसेस। अभी हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसका मैटर नहीं लिखा है। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे इसका फर्स्ट लेटर लोअर केस में है, बाकी सब अपर केसेस में है। तो ये एक रूल है फंक्शन को नेम करने का। नाउ कम्स योर स्मॉलेस्ट फंक्शन एंड दैट इज, अब यहाँ पे मेन फंक्शन नहीं है, यहाँ पे हमने एक नया फंक्शन बनाया जो कि है प्रिंट बॉर्डर। दो हमने पैरेंथेसिस लगाए एज यूजुअल, कर्ली ब्रेसेस ऑन प्रिंट एलन, और डबल कोट्स के अंदर हमने डैश 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 लिख दिया। अब ये जो डैश 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 है ये प्रिंट होके आएगा, हमें क्या प्रिंट होके देगा, लेट्स सी। Okay, so we're gonna paste it and see what it does. No main method found in project. See, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई कि अगर आप कभी भी बिना मेन फंक्शन के आप कोई भी प्रोजेक्ट रन नहीं करा सकते हो। ऑलराइट, आपने भले ही छोटा सा कोड लिखा लेकिन इसमें मेन नहीं है तो आप ये चीज रन नहीं करा सकते हो। अगर हम यही प्रिंट बॉर्डर की जगह मेन का इस्तेमाल करें, देखते हैं क्या आता है, तो हमारी लाइन प्रिंट होके आ गई। तो ये चीज यहाँ पे एकदम क्लियर हो गई कि हर फंक्शन पे मेन फंक्शन होना बहुत जरूरी होता है। देन लेट्स गेट बैक टू आवर कोड। यहाँ पे हमने एक अलग फंक्शन बना लिया था, प्रिंट बॉर्डर नाम दे दिया था उसको, और उसके अंदर हमने ये प्रिंट कराना है, ये एक पैटर्न प्रिंट कराना है, तो वो हमने डबल कोट्स के अंदर लिख दिया। तो यही हमारा आउटपुट में आना है। देन कम्स कि इन्होंने अब क्या किया कि अच्छा ये चीज पूरी क्या, ये कोड क्या हमको समझाने की कोशिश कर रहा है। सी, अभी जब हमने क्या करने की कोशिश, let's run into Kotlin playground. Paste it and then execute it. Now let's see what comes. ये पूरा पैटर्न बन के आ गया। अभी तो हमने क्या करा था कि सिर्फ नीचे वाला कोड लिखा था फन प्रिंट बॉर्डर, वो जब लिखा था तब तो हमारा अनरिजॉल्व आया था कि मतलब मेन फंक्शन नहीं होगा तो वो कुछ नहीं देगा। तो अब हमने मेन फंक्शन लिखा। ठीक है, तो हमने मेन फंक्शन लिखा और प्रिंट एलन लिख दिया, बर्थडे हैप्पी बर्थडे झांसी। ठीक है, लेकिन अब ये प्रिंट बॉर्डर क्यों लिखा है प्रिंट एलन के ऊपर नीचे, और फिर ये अलग से हमने क्यों डिफाइन किया है, ये चीज यहाँ पे हमको ये समझाती है कि जो जितने भी फंक्शन आप कॉटलिन कोड में बनाएंगे वो सारे फंक्शन आपको मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करने जरूरी होते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी फंक्शन को, फॉर एग्जांपल अगर आपने ये फंक्शन बना भी दिया प्रिंट बॉर्डर वाला और आपने उसको फन मेन के अंदर नहीं बताया तो ये पूरा बेकार है। ठीक है, आपको जितने भी फंक्शंस आप बनाएंगे, अभी आपने प्रिंट बॉर्डर है, कल को आप करोगे लाइक केक टॉप। ठीक है, केक का आपको टॉप बनाना है तो आपने उसका नेम दे दिया टॉप ऑफ द केक, तो वो आपको फन मेन फंक्शन के अंदर जरूर डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि ये जो नेम है फंक्शन का उसको इन्होंने डिक्लेयर करा है मेन फंक्शन के अंदर अकॉर्डिंग टू द पोजीशन। ऑलराइट, अब ये
प्रिंट बॉर्डर अगर हम ये दोनों प्रिंट बॉर्डर अगर हम नीचे रखते तो ये जो दोनों चीजें जो लाइंस हैं ये पूरा ऐसा बन के ना आता. लेट्स ट्राई फर्स्ट. लेट्स एक्सिक्यूट इट. अब देखो एकदम पैटर्न चेंज हो गया. ठीक है, क्योंकि जो हमने फंक्शन नया बनाया प्रिंट बॉर्डर उसकी हमने पोजीशन चेंज कर दी. तो यहाँ से एक चीज एकदम क्लियर हो गई कि हम जितने भी फंक्शन बना ले अपने कॉटलिन कोड में वो सारे फंक्शंस हमको मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करने जरूरी है. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 कि जो भी फंक्शंस हम लाइक सपोज हमको कोई भी एक लाइक जो भी हमको फंक्शंस डिक्लेयर करेंगे हम अपने मेन फंक्शन में वो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन हम डिक्लेयर करेंगे. क्योंकि अगर हमने ये प्रिंट ऑर्डर यहाँ पे दोनों नीचे रख दिए तो ये इस तरीके से आ रहा है, बट चूंकि हमको पहले की तरह चाहिए था तो हम अकॉर्डिंग टू द पोजीशन करेंगे. तो ये पोजीशंस के अकॉर्डिंग भी आपको याद रखना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको आउटपुट चाहिए. तो ये आपका कोड हो गया. देन कम्स कि अब यहाँ पे एक नई चीज इन्होंने एक्सप्लेन करी है, दैट इज रिपीट. बहुत से लोगों ने लूप के बारे में सुना होगा. अब जैसे ये जो कोड जब भी आप लिखोगे, ये जो कोड आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जो भी हमने करा कॉटन प्लेग्राउंड पे, उस पे डैश 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 बहुत पड़ेगा. लाइक अगर आप 23 टाइम्स करना चाहते हो तो 23 टाइम्स आपको टाइप करना पड़ेगा. बट वो चीज ना करनी पड़े इसलिए हम लूप का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, रिपीट यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है. रिपीट लूप क्या है कि आपकी कोई किसी भी चीज को वो आसान कर देता है. लाइक इट्स अ काइंड ऑफ अ थिंग कि आपको बार बार वो चीज. हेलो. अभी हाँ. मैसेज चेक करो थोड़ा व्हाट्सएप पे. ओके गाइस, लेट्स गो बैक. तो यहाँ पे इन्होंने रिपीट का इस्तेमाल किया. रिपीट एक तरीके का लूप होता है. तो अब अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो फन लिखा है, प्रिंट बॉर्डर उसका नाम, फॉलोड बाय टू पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस. अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, रिपीट का इस्तेमाल कर दिया है. और रिपीट कितनी बार करना है, ये जो डबल कोट्स हैं, लाइक डबल कोट्स के अंदर जो हमने डैश का इक्वल साइन का इस्तेमाल किया है वो हमको कितनी बार चाहिए, लाइक 23 टाइम चाहिए. तो हमने ये रिपीट के अंदर असाइन कर दी इसको वैल्यू. तो अब जब जो हमें आउटपुट मिल के आएगा, कोड हमने इस तरीके से लिख दिया तो हमको इसी तरीके से लिख के आएगा. बस फैक्ट ये होगा कि आपको बार बार इक्वल साइन को टाइप नहीं करना होगा अगर आप लूप का इस्तेमाल करते हैं तो. ऑलराइट, देन हियर कम्स, बहुत सारे मेथड्स होते हैं करने के. यहाँ पे सारे मेथड्स दिए हुए हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ट्राई कर सकते हैं. ओके, ये सब आप ट्राई करें एंड देन एक्सप्लेन करें. यहाँ पे आ जाता है क्रिएट अ केक विद द लेयर्स इन द कैंडल्स. यहाँ पे वही मेन चीज करेंगे हम. लेट्स गो टू द सॉल्यूशन कोड. सॉल्यूशन कोड को हम समझा देते हैं, उसके बाद आप एक बार इसको ट्राई करिएगा, देन लेट मी नो आपको कितना आता है कितना नहीं. मेन फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है, हमने इसमें लाइक वेरिएबल्स असाइन कर दिए, एज को 24 कर दिया, लेयर्स को 5 कर दिया. लेयर्स का मतलब क्या हुआ कि हमें 5 लेयर्स चाहिए केक के मॉडल की. ठीक है, अब यहाँ पे हमने
अब ये जो प्रिंट केक कैंडल्स, प्रिंट केक टॉप, प्रिंट केक बॉटम, ये जो लिखा हुआ है ये होगा क्या, गेस करिए। ये सब फंक्शंस के नेम होंगे जो कि फंक्शंस हमें ऑलरेडी कोड में प्रेजेंट होंगे। तो ये नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास फंक्शन प्रिंट केक कैंडल्स आता है। ऑल राइट, अब यहाँ पे इन्होंने आर्ग्यूमेंट बताया है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट यहाँ पे क्या है, एज है, सेमीकोलन एंड डेटा टाइप, इंट इज योर डेटा टाइप। देन आपको प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, डबल कोट्स में आपको स्पेस देना है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट के साथ डबल कोट्स के बीच में कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ एक सिंगल स्पेस लिख के आएगा। देन उसके बाद रिपीट क्या करना है, आपको एज रिपीट करनी है। एज का मतलब 24 टाइम्स आपको प्रिंट के अंदर जो भी चीज लिखी हुई है दैट इज कॉमा, वो प्रिंट होके आएगा। देन उसके बाद प्रिंट एलन एम्प्टी लाइन प्रिंट कर देगा। देन कम्स टू फन प्रिंट केक टॉप। अब टॉप में हमने यहाँ पे h+2 लिखा है रिपीट में। इसका मतलब ये है कि साइड के जो एजेस हैं वो एक्स्ट्रा आ जाएंगे ताकि जो कैंडल्स ऊपर बनेंगी वो फॉल ना हो जाए। ये +2 का इसका यहाँ पे ये मतलब है। देन कम्स योर लेयर्स। अब यहाँ पे आपने आर्ग्यूमेंट्स एज और लेयर्स दोनों एक्सप्लेन किया है प्रिंट केक बॉटम में, क्योंकि जो बॉटम बनेगा उसका, उसमें आपको रोज भी बतानी होगी कि कितनी रोज बन रही हैं, अलोंग विद आपका लाइक मटेरियल क्या क्या यूज हो रहा है। इसको आप एक बार खुद से करके देखिएगा, क्योंकि ये पूरा सोल्यूशन अच्छे से दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप, और फिर बताइएगा कि कैसा है। हियर कम्स योर समरी ऑफ दिस थिंग। इसको एक बार रीड आउट जरूर करिएगा। एंड things are given, vocabulary, repeat sentences, comments, इस पे क्लिक करके देखिए, कुछ नया सीखने को मिलेगा। एंड हियर कम्स योर क्विज। ये क्विज आपको खुद से करनी है, और जो भी आंसर्स ना आए उसको आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। टू द नेक्स्ट, सो जमशेर, ओवर टू यू। ओके, सो आई होप कि आप सभी लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अभी ने जो भी चीज़ें बताई कोटलिन की, तो एक दिन में तो सभी चीज़ें कवर नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आप फैमिलियर हो चुके होंगे कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देख के। तो अभी हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो का टूर करते हैं, जो कि आईडी का यूज करेंगे। जो भी आईडी का हम लोग यूज करेंगे फॉर ऐप डेवलपमेंट के लिए, तो हम उसका एक बार टूर कर लेते हैं। और जैसे कि टाइम अभी बहुत ज़्यादा भी हो गया है, 7:30 के आसपास हो गया है, तो हम लोग 25 मिनट्स में सभी चीज़ें वाइंड अप करेंगे। एंड द लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, जिसमें आपको जो भी डाउट्स होंगे वो आप सभी लोग पूछ सकेंगे। तभी हम एंड्रॉयड स्टूडियो का टूर करते हैं एक बार। सो तो सिंपली अभी जो एंड्रॉयड स्टूडियो का जो रिक्वायरमेंट होता है सिस्टम का, तो 8 GB मिनिमम आपकी लैपटॉप में रैम होनी चाहिए। तो आप एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज कर सकते हैं। तो सिंपली मैं एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करता हूँ। ओके, तो ये कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा जब एंड्रॉयड स्टूडियो को आप ओपन करेंगे। देन प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, तो सिंपली न्यू प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी आपको देखने के लिए मिल रही होगी, जैसे बेसिक एक्टिविटी, बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी। तो अभी किसी पर आपको ध्यान नहीं देना है, सिंपली आपको इम्पटी एक्टिविटी सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए, जैसे कि आप अपने एप्लीकेशन का क्या नाम देना चाहते हैं। तो लेट्स, मैं अपने एप्लीकेशन का जो नेम है, मैं यहाँ पे बर्थडे करके दे देता हूँ। यहाँ पे बर्थडे में टाइप कर देता हूँ। तो ये आपकी लोकेशन कहाँ पे ये आपकी सेव होगी, यहाँ पे लोकेशन आपकी शो हो रही होगी। और ये पैकेज नेम होता है। जो भी एप्लीकेशन हम लोग डेवलप करते हैं उसका पैकेज नेम काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये जो पैकेज है ना, आप जाकर प्ले स्टोर पे अगर किसी यूआरएल का, किसी भी एप्लीकेशन के यूआरएल का लास्ट में देखेंगे, तो ऐसे ही कुछ उसका पैकेज देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे जैसे कि अभी जावा सपोर्टेड है फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए, तो जावा एंड कोटलिन का 2 ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम तो यहाँ पे कोटलिन का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम सिंपली कोटलिन यूज करते हैं।
और यहाँ पे मिनिमम एसडीके सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे मिनिमम से आप 90 का सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये होता है कि एपीआई लेवल ये होता है कि आप जो एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं वो कितने % डिवाइसेस पे वो एप्लीकेशन आपकी रन होगी। तो यहाँ पे एपीआई लेवल मैं 90 सेलेक्ट करता हूँ, जो कि किटकैट है, यानी कि किटकैट से टॉप लेवल के जितने भी वर्जन की जो भी स्मार्टफोन होंगे उन पर ये एप्लीकेशन रन होगी। तो मैं यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। जो ही आप फिनिश करेंगे तो कुछ ऐसी एक्टिविटी आप कुछ ऐसे इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब मेक श्योर कि जब एंड्रॉयड स्टूडियो आप यूज करें तो इंटरनेट कनेक्शन आपका ऑन हो, आपका लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्ट। तो अभी लोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, हम वेट करते हैं। अब ये ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। तो और पहली बार आपको जो भी जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं पहली बार, तो वहाँ पे कुछ ग्रेडल सिंक होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे डाउनलोड हो रही होती हैं। तो एक मिनट, अभी क्वेश्चन है सर, हाउ टू इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो। तो बेसिकली अभी एंड्रॉयड स्टूडियो में भी बहुत सारे लोगों का भी प्रॉब्लम्स होगी इंस्टॉल करना। तो यार देखो, वो करीब 800 से 900 MB की फाइल होती है, तो हम लोग यहाँ पे डाउनलोड करके तो नहीं दिखा सकते। तो उसकी प्रोसीजर के लिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग उसका एक यूट्यूब लिंक शेयर कर देंगे वीडियो का, आप वहां से ट्राई करिएगा। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम अगर होती है तो मैसेज करिएगा, हम लोग आपकी पर्सनली हेल्प करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करने में। इसका लिंक वगैरह हम सभी लोग सेंड कर देंगे अभी व्हाट्सएप ग्रुप में इस इवेंट के बाद, जहां से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग में आपको थोड़ी चीजें कॉम्प्लेक्स लगेगी, तो आप लोग गिव अप मत करिएगा। और जो ही जब एक बार आपको ना, उसको सभी चीजें इजी हो जाएंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो ऐसे यूज करते हैं। और ये सभी ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस दिए होते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में, जो कि पहली बार जब कोई देखता है तो उसे समझ में नहीं आता है कि मैं ऐसे कैसे करूं। तो एक बार जब प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से, तो सभी ऑप्शंस आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अभी ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, कुछ फाइल्स हैं जो डाउनलोड हो रही हैं, तो वो डाउनलोड हो जाने देते हैं। अगर कोई किसी का और डाउट्स हो तो चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जब जब तक ये ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। एनीवन? किसी के कोई डाउट्स नहीं अभी? ओके, तो ग्रेडल बिल्ड हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पर जैसे जब एक प्रोजेक्ट आप जब बनाते हैं तो यहाँ पे आपकी दो फाइल देखने के लिए मिलती है, एक एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल और दूसरी आपकी मेन एक्टिविटी डॉट केटी। ओके, तो यहाँ पे दो एक्टिविटी आपको देखने के लिए मिलती है, एक मेन डॉट एक्सएमएल की होती है, एक मेन डॉट केटी की। जो क्योंकि केटी डॉट केटी इसलिए लगा है क्योंकि जो कोटलिन में हम लोग कोड टाइप करते हैं और जब उसे सेव करते हैं तो इसका एक्सटेंशन डॉट केटी होता है। जैसे जावा में डॉट जावा होता है, वैसे इसमें डॉट केटी होता है। तो ये फाइल हो गई। तो जितने भी कोटिन के कोड करने होते हैं हम लोगों के, तो यहाँ पर ही उसके कोड करते हैं। और जो फ्रंट एंड डिजाइनिंग होती है, जो भी यूआई डिजाइनिंग हम लोग करते हैं, वो यहाँ पर आपकी होती है मेन डॉट एक्सएमएल में होती है। ओके, और देन यहाँ पे मैनिफेस्ट फाइल होती है। अब मैनिफेस्ट फाइल में क्या होती है, इसे एक बार हम लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पे दी हुई होती हैं। तो जैसे कि आपके एप्लीकेशन का नेम होता है, कि आपके एप्लीकेशन का नेम क्या होगा, तो हमने बर्थडे वहाँ पे दिया था। तो और उसका आइकन क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए उसके आइकन सेट हुआ है, यहाँ से आइकन डिसाइड होते हैं। और कौन सी एक्टिविटी जब एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो कौन सी एक्टिविटी आपकी पहले ओपन होगी, वो आपकी इंटेंट फिल्टर के अंदर होती है। तो वही लॉन्चर एक्टिविटी होती है जब हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो ये सभी चीजें हम लोग आगे जब डिस्कस करेंगे तो और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या चीजें कैसे होती है। अभी हम बस एक टूर नॉर्मल सा करते हैं कि कौन से ऑप्शंस कहाँ पे कैसे दिए हुए हैं। देन जो जो भी फाइल्स आपकी होगी, ये जावा के अंदर ये com डॉट एक्सएमएल डॉट बर्थडे का जो होगा, ये मेन एक्टिविटी के अंदर होगा। तो ये मेन एक्टिविटी का हम कोटलिन की कोडिंग करते हैं। जितने भी एक्टिविटी हम लोग ऐड करेंगे वो सभी एक्टिविटी आपको यहीं पर दिखेंगे। अभी आपको डाउट्स होगा कि यार एक्टिविटी क्या होती है, तो एक्टिविटी वो होता है जैसे कि जितने भी लेआउट होते हैं, व्हाट्सएप का एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ। व्हाट्सएप में क्या है, जब हम व्हाट्सएप पहली बार ओपन करते हैं तो क्या होता है, पहले साइन इन का पेज आता है, तो लॉगिन एक्टिविटी हो गई वो।
फिर जहाँ पे उसके बाद एक और एक्टिविटी आती है जहाँ पे हमें फिर ओटीपी फिल करना होता है, वो नेक्स्ट एक्टिविटी होती है। देन उसके बाद हम लोग आते हैं जहाँ पे सभी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो भी फ्रेंड्स होते हैं, जो रिसेंट में आप चैट किए होते हैं, वो सभी जो दिखते हैं वो आपकी मेन एक्टिविटी होती है। तो जितने लेआउट्स आपको सामने दिख रहे होते हैं ना, वो एक एक एक्टिविटी होती है। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं फ्रैगमेंट वगैरह के, वो आगे आपको धीरे धीरे सभी चीजें क्लियर कर दिए जाएंगे। देन आरईएस, ये जो आपको फोल्डर दिख रहा है आरईएस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फोल्डर है, तो इसे हम एक बार देख लेते हैं। तो ये ड्राइवेबल, जो भी हम लेआउट जब हम डिजाइन करते हैं तो बहुत सारे इमेजेस हम लोग यूज करते हैं, बहुत सारे लोगो यूज करते हैं, तो उन सभी इमेजेस को हम लोग ड्राइवेबल के अंदर ही यूज करते हैं, यानी कि ड्राइवेबल के अंदर पहले पेस्ट करते हैं, देन उसके बाद यूज करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि ड्रॉएबल में आप कोई भी इमेजेस जब यूज करेंगे तो जेपीजी फॉर्मेट का नहीं होना चाहिए, वो इमेज आपका पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए, वही इमेज आप यूज करिएगा, नहीं तो डिबग करने के टाइम वो आपको एरर शो होगा। देन इसके बाद बात करते हैं लेआउट की। जैसा मैंने बताया था कि activity.main.xml की ये फाइल होगी जिसमें आप सभी फ्रंट एंड डिजाइनिंग करेंगे, तो लेआउट के अंदर सभी आपकी एक्टिविटी शो हो रही होगी जो फ्रंट एंड का पार्ट कंटेंट करेगी। देन जो एप्लीकेशन का लोगो होता है वो सभी आपका मिप मैप के अंदर होता है। और देन उसका वैल्यूज जो होती है कि हम जो कलर्स यूज करते हैं, बहुत सारे कलर्स अपने एप्लीकेशन में हम लोग यूज करेंगे, तो यहाँ पे उसके हेक्स कोड होते हैं और उस कोड का यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं। तो ये सभी चीजें हम लोग यहाँ पे करते हैं। देन बहुत सारी बड़ी बड़ी स्ट्रिंग्स फॉर्मेट में हम लोग को टाइप करना होता है, जैसे कि हम लोग एप्लीकेशन का नाम बर्थडे है तो ऐप नेम उसका हम लोग आईडी एज आईडी दिए हुए हैं। और भी बहुत सारे, जैसे हम लोग कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं जहाँ पे हमें बहुत सारी स्टोरी वगैरह ऐड करनी होती है, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग में ही आकर वो सभी टेक्स्ट ऐड करते हैं। देन थीम में क्या होता है कि आपको देखने के लिए मिलता है कि डार्क मोड जब आप करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन में सभी टेक्स्ट कलर सभी चीज चेंज हो जाती है, और जब लाइट मोड यूज करते हैं तो सभी चीजें कैसे दिखती हैं। ये दो पार्ट दिए होते हैं, एक डार्क मोड का होता है, एक लाइट मोड का होता है। तो यहाँ पे जो भी कलर्स दिए हुए हैं वो डार्क मोड एंड लाइट मोड के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। अब देन ग्रेडल स्क्रिप्ट क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारी जैसे ग्रेडल बिल्ड, अभी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि ग्रेडल क्या होती है। बेसिकली इसमें बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं, जैसे कि हम बहुत सारी लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी का नाम आप लोग सुने होंगे, तो जब लाइब्रेरी का यूज करते हैं तो हम लोग ग्रेडल के अंदर ही यहाँ पे यूज करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, उसकी डिपेंडेंसी सेट करते हैं। तो यहाँ पे पहले से बहुत सारी लाइब्रेरी यहाँ पे पहले से दी हुई हैं, तो हम जैसे कोई पिकासो की लाइब्रेरी, ग्लाइडो की लाइब्रेरी, अभी ये सब नाम आपको नए लग रहे होंगे, तो जैसे जैसे आप इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, ज्वाइन रहेंगे, तो सभी चीज़ें आप सीख जाएंगे। तो ये सब लाइब्रेरी होती है, जैसे कि पीडीएफ व्यू करने के लिए, इंटरनेट से डेटा फेच करने के लिए, ये सभी लाइब्रेरी का जो डिपेंडेंसी होती है वो यहीं पर उसका हम लोग सेट करते हैं। ग्रेडल बिल्ड के अंदर ही वो सभी चीज़ें होती हैं। और जैसे कि यहाँ पर आपको देख रहा होगा मिनिमम एसडीके, मैंने स्टार्टिंग में 90 सेलेक्ट किया था ना एपीआई लेवल, तो वो सभी चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। और का वर्जन नेम, जैसे कि हम लोग जब प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन को पब्लिश करते हैं तो वहाँ पे वर्जन देना होता है। आप लोग कहते हैं ना कि इंस्टाग्राम वर्जन रिलीज हुआ है, तो ये वर्जन 2.0 2.1, तो वर्जन कोड यहाँ पे दिए हुए होते हैं। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें आगे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आने वाले इवेंट में। तो यहाँ पर एक सिंपल सा हम लोग एक एप्लीकेशन बनाते हैं, सिंपल सा, क्योंकि अभी टाइम बहुत ही कम है हम लोगों के पास, तो एक सिंपल सा लेआउट डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम चलेंगे main.xml में। ओके, तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन राइट टॉप में ऊपर तीन ऑप्शन, तो यहाँ पे एक है कोड, एक है स्प्लिट। तो अगर स्प्लिट वाले में जाएंगे तो एक साइड आपको डिजाइन भी देखने के लिए मिलेगी, एक साइड आपको कोड देखने के लिए मिलेगा, एंड पर आपको बस ओनली कोड देखने के लिए मिलेगा। तो मैं यहाँ पे स्प्लिट पे चलता हूँ। तो स्प्लिट में अभी आपको एक्सएमएल से भी आप फेमिलियर नहीं होंगे। एक्सएमएल में कोड करने से पहले हम डिजाइन में ही भी आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके बताते हैं। और यहाँ पर ये चीजें मैं थोड़ी क्लियर कर देता हूँ, यहाँ आपके बहुत सारे फ्रीक्वेंटली जो व्यूज यूज करते हैं वो सभी यहाँ पे व्यू दिए हुए हैं। तो जैसे टेक्स्ट व्यू, बटन, इमेज व्यू, मैं इसका एग्जाम्पल आपको, एंड रिसाइकल व्यू, मैं इसका एग्जाम्पल व्हाट्सएप के थ्रू आपको देता हूँ। तो जैसे कि जब हम किसी अपने दोस्त से चैटिंग करते हैं तो जो ऊपर अपने दोस्त का जो नेम लिखा होता है वो टेक्स्ट व्यू होता है। एज ए टेक्निकल टर्म में मैं बात कर रहा हूँ, जो डेवलपर होते हैं एज ए टेक्निकल टर्म में वो टेक्स्ट व्यू होता है। जो बटन जिसपे क्लिक करके मैसेज को सेंड करते हैं वो बटन टाइप का व्यू होता है। और जहाँ पे आपके फ्रेंड की प्रोफाइल पिक्चर दिख रही होती है
वो इमेज व्यू के ऊपर दिख रही होती है। एंड द रिसाइकलर व्यू का एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, इसका बेस्ट एग्जांपल है इंस्टाग्राम का, जो ऊपर हम लोग स्टेटस, जो हमारे फ्रेंड्स स्टेटस लगाते हैं, ऊपर ऊपर जो स्टोरी लगाते हैं, उसे हम लेफ्ट साइड में जब स्क्रॉल करते हैं तो आता, मतलब जितने लोग स्टेटस लगाए होते हैं वो लेफ्ट साइड में स्क्रॉल होता जाता है। तो वहां पर रिसाइकलर व्यू ही इंस्टाग्राम में यूज किया गया है। तो जितनी भी चीजें हम लोग रियल लाइफ से रिलेट करके ही समझेंगे। और स्क्रॉल व्यू तो आप समझ ही रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉलिंग जितनी भी होती है एप्लीकेशन में, वहां पे स्क्रॉल व्यू यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिया है। तो जैसे यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट, बहुत सारे लेआउट्स होते हैं। कंस्ट्रेंट लेआउट होता है, लीनियर लेआउट होता है, रिलेटिव लेआउट होता है। तो अगर इन लेआउट्स को चेंज करना होता है तो सिंपली इस पे हम क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और सिंपली यहाँ पे कन्वर्ट व्यू लिखा हुआ है, तो कन्वर्ट व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लीनियर लेआउट पिक कर लेंगे। ओके, अगर आप लीनियर लेआउट में काम करना चाहते हैं तो लीनियर लेआउट में चेंज कर सकते हैं, रिलेटिव लेआउट में कर सकते हैं, फ्रेम लेआउट में, कोऑर्डिनेटर लेआउट। तभी बाय डिफॉल्ट जो कांस्टेंट लेआउट दिया है हम उसे ही यूज करेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए वो चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, तो हम लोग कांस्टेंट लेआउट ही यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हम लोग का बैकग्राउंड है, पहले हम बैकग्राउंड का कलर दे देते हैं। तो यहाँ पे जो ये राइट साइड में जो चीजें दी हुई हैं, ये आपके बहुत हुए हैं जो कि एक लेआउट डिजाइनिंग करते टाइम हेल्प करते हैं कि कौन सी चीजें आपको, जैसे कलर्स, टेक्स्ट स्टाइलिंग, विथ, हाइट, और जो भी कंस्ट्रेंट देने हैं वो सभी चीजें कैसे करनी है। अभी देखिए मैं बहुत सारी चीजों का नाम ले रहा हूँ, तो आपको सभी नाम नए लग रहे होंगे, मे भी नाम वो आपको समझ में भी नहीं आ रहे होंगे कि ये किन चीजों का नाम है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये सभी चीजें आपको, आपके लिए पुरानी हो जाएंगी और सभी चीजें सीख जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे आप बैकग्राउंड टाइप करना है और यहाँ पे पिक टूल है, तो यहाँ पे सिंपली मैं कोई भी बैकग्राउंड से कलर चूज कर लेता हूँ। ये देखिए बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपली मैं इस कलर का बैकग्राउंड चूज कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे टेक्स्ट व्यू दिया है, तो टेक्स्ट व्यू में हम सिंपली टाइप करते हैं एक बर्थडे, कुछ मैसेज टाइप कर लेते हैं, हैप्पी बर्थडे हम लोग टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड पहले से लिखा हुआ है, तो हम इसको कट करेंगे और यहाँ पे सिंपली हैप्पी बर्थडे टाइप करेंगे, या फिर यहाँ पे हम एंड्रॉइड स्टडी जैम टाइप करते हैं, एंड्रॉइड स्टडी जेम्स। ओके, देन इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब इस टेक्स्ट का अगर आपको कलर चेंज करना है और बाकी चीजें करनी है तो सिंपल यहाँ पे आप टाइप करिए कलर। ठीक, यहाँ पे टेक्स्ट कलर आपका अभी ब्लैक है, तो यहाँ पे सिंपली हम अगर व्हाइट करना चाहते हैं तो व्हाइट कर देते हैं। ये आपका देखिए व्हाइट हो गया। और इसके साइज को थोड़ा हम कर देते हैं इंक्रीज, तो यहाँ पे सिंपली आप ऊपर के साइड में साइज टाइप करिएगा और साइज यहाँ पर 14 SP। मैं यहाँ पर SP एंड DP का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ आप लोगों का। जैसे कि जितने भी टेक्स्ट वगैरह जब हम लोग यूज करेंगे तो उसका साइज हम लोग SP में देंगे, और बाकी जितने फोटोज वगैरह जब यूज करेंगे उसके साइज को हम लोग DP में देंगे। तो अभी आपको डाउट होगा SP एंड DP का, तो आने वाले और भी ट्यूटोरियल्स में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, डिफरेंसेस की और भी डीप में। तो अभी हम इसका साइज 20 SP देते हैं। इसका साइज देखिए आप इंक्रीज हो गया। अब तो ये एप्लीकेशन आपका, अब इसे ऐप और .apk में अगर कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो अभी हम सभी लोग अपने फोन में इंस्टॉल करके इस सिंपल सा एप्लीकेशन को देखेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा बिल्ड, ये ऊपर साइड में आपको बिल्ड देखने के लिए मिल रहा है। तो बिल्ड में हम जाएंगे और बिल्ड बंडल पे क्लिक करेंगे, बिल्ड एपीके पे क्लिक करेंगे। तो सिंपली बिल्ड एपीके पे क्लिक करने पर ये ग्रेडल बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ग्रेडल बिल्ड में आपकी बैकएंड की कोडिंग होती है, बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, वो सभी चीजें ग्रेडल के बिल्ड के अंदर ही आती हैं, एक पैकेज के अंदर आती हैं। तो वो चीजें अभी हो, तो वो प्रॉपर अभी चीजें हो जाएंगी। तो अभी आपको एक लोकेट का ऑप्शन आएगा, तो वहां से जाके हमें पीके को अभी व्हाट्सएप ग्रुप में हम सेंड करेंगे। तो आप सभी लोग इंस्टॉल करिएगा अभी अपने अपने फोन में, और एक बार देखिएगा कि कैसा आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो आपका एक टास्क भी है, आप सबका पहला टास्क आज का क्या है कि सभी लोग एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि हम लोग अभी लिंक्स वगैरह शेयर कर देंगे, सबको एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करना है और इंस्टाग्राम पे उसकी फोटो को शेयर करना है, और GDSC BBD एंड ITM को आप टैग करिएगा, तो हम लोग अपने ऑफिशियल पेज पे उनको मेंशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम लोग का एपीके बिल्ड हो गया है। तो यहाँ पे लोकेट पे क्लिक करेंगे, तो सिंपली लोकेट पे क्लिक करने पर जहाँ पे हम लोग का एपीके बना होगा तो वहां पे ये चला जाएगा। तो सिंपली कॉपी करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में अभी सेंड करते हैं, तो आप वहां से इंस्टॉल करिएगा उसे।
तो इसे हम लोग इवेंट के बाद आपको सेंड करते हैं इस एपीके को, क्योंकि इस पे मैंने अभी लॉगिन नहीं किया है। तो इसको मैंने अभी एपीके को इस इवेंट के बाद हम लोग शेयर करेंगे। तो अभी आपका क्विज सेशन, देखिए ये सब चीज़ें हम लोग इतनी स्पीड से इसलिए ले गए हैं क्योंकि टाइम लिमिट भी हम लोग को देखना है। तो नेक्स्ट जो इवेंट होगा उसमें हम ये जितनी भी चीज़ें हैं और भी डिटेल से सीखेंगे। ओके, तो अभी आपके जितने भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, फटाफट अभी 5 मिनट का टाइम है, तो आप लोग चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फटाफट जिसको भी डाउट हो वो अपना पूछ